अच्छा जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। I'm Farooq Mirza. As far as my introduction is concerned, I've been associated with TSA since 2007. Most of the people have studied from me from FBT. कुछ नए चेहरे भी हैं दो चार, तो obviously नाम तो मेरा वो जानते हैं। जो हमारी करंट एंगेजमेंट है, दैट इज F4 LWs का नया uh, नाम है। सबसे पहले हम बुनियादी तौर पे हम समझें इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है। ये जो कोर्स है LWs का ऑब्जेक्टिव क्या है। इस कोर्स का बुनियादी तौर पर ऑब्जेक्टिव आपको लॉयर बनाना नहीं है। प्राइमरीली स्पीकिंग दिस ऑब्जेक्टिव ये आपको लॉयर बनाने के लिए नहीं है, बल्कि इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव वो ये है कि एज एन अकाउंटेंट आपके पास लॉ की नॉलेज हो। एज एन अकाउंटेंट आपके पास, फॉर एग्जाम्पल, अकाउंटेंट्स के लिए लॉ की नॉलेज कैसे है, मैं आप मिसाल देता हूँ। एज एन अकाउंटेंट आपने पढ़ा कि एंट्री क्या होती है, कैश सेल्स, आपने एंट्री पढ़ ली। आपने एज एन अकाउंटेंट पढ़ा क्रेडिट सेल की एंट्री क्या होती है, अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट, ऐसे ही ना, या डेटर्स डेबिट कर लें, अकाउंट रिसीवेबल, व्हाटएवर योर चॉइस। सो यू डिड अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट, ऐसा ही है। फिर आपको टीचर ने कहा कि कभी कभी पैसे डूब भी जाते हैं। जब डूब जाते हैं तो बैड डेट सिखाया आपको, बैड डेट्स की एंट्री सिखा दी। तो क्या रियल लाइफ में भी ऐसे ही होता है कि एक अकाउंट रिसीवेबल होता है, एक सेल्स होती है, फिर हम पैसे मांगने की कोशिश करते हैं, पैसे नहीं मिलते तो हम कहते हैं ओहो पैसे नहीं आ रहे, चलो कोई बात नहीं, बैड डेट कर दो। तो हम कहेंगे नहीं 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 नहीं, बीच में बहुत सारा परसुएशन प्रोसेस होता है। पूरी कोशिश करते हैं आप पैसे लेने की। पहले आप ईमेल पे बात करते हैं, फोन पे बात करते हैं, फिर आप लीगल प्रेशर पुटअप करते हैं, कैसे लीगल तरीके से उस पैसे को वापस लिया जाए। वो पूरा लीगल प्रोसेस जब नहीं हो पाता तब आप बैड डेट्स की तरफ जाते हैं, या पैसे रिकवर हो जाते हैं लीगल प्रोसेस की तरीके से, या फिर पैसे नहीं डूब जाते हैं। तो डायरेक्ट आप बैड डेट्स पे नहीं जाते, पूरा लीगल प्रोसेस फॉलो करते हैं। दैट लीगल प्रोसेस, उसको फॉलो करने के लिए अकाउंटेंट को लॉ की नॉलेज चाहिए। ये एक एग्जांपल है, क्या मैं अपनी बात समझा पाया हूं? ऐसे बहुत सारे लीगल मैटर्स अराइज होते हैं। ऐसे नहीं होता दुनिया जितनी सीधी नजर आती है दुनिया उतनी सीधी होती नहीं है। सो एज एन अकाउंटेंट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो क्या लीगल पर्सपेक्टिव है। ठीक है, अच्छा, एक तो हो गया एज एन अकाउंटेंट, और बहुत सारी चीजें हैं एज अ पर्सन। कल को आप एम्प्लॉय बनेंगे, एम्प्लॉय राइट्स क्या होते हैं? कल को आप एम्प्लॉयर बनेंगे, एम्प्लॉयर राइट्स क्या होते हैं? अब जैसे मिसाल है, यूके के लॉ में लिखा हुआ है हर एम्प्लॉय को वीक में एक दिन छुट्टी मिलनी चाहिए। ये हर एम्प्लॉय का राइट है। संडे की छुट्टी मिलेगी ये राइट नहीं है। तो कल को आप कहीं नौकरी करेंगे, छोटी सी मिसाल है, कल को आप एक नौकरी करेंगे, अकाउंटेंट तो बात की बात है ना, पहले तो एम्प्लॉय बनेंगे आप। तो जब आप नौकरी करेंगे तो आप बोलेंगे भाई मुझे संडे की छुट्टी चाहिए, मुझे, तो वो कहेगा नहीं संडे की छुट्टी तो नहीं दे रहा मैं, मंडे की छुट्टी दे रहा हूं, या मैं दे ही नहीं रहा छुट्टी। तो अब यहां डिफाइन करना पड़ेगा हमें कि आपका हक क्या है, व्हाट्स योर राइट। सो लॉ सेज योर राइट इज टू गेट अ वीक ऑफ एवरी वीक, वीकली ऑफ मिलेगा आपको, बट उसका संडे होना जरूरी नहीं। स, समझ आ रही है बात? नेक्स्ट, तो और दूसरी बात ये कि आपका वो वीकली आपको ऑफ मिलेगा। कोई सवाल कह रहा था कुछ? अच्छा, तो ऐसे बहुत सारे रीजन हैं, तो सिर्फ एज अ अकाउंटेंट नहीं, एज अ पर्सन भी आपको बेसिक लॉ की नॉलेज होना जरूरी है। कल को आप नौकरी करेंगे तो आपके क्या राइट्स हैं वगैरह वगैरह। और दूसरा ऑब्जेक्टिव हमारा ऑफकोर्सली है कि हम एक एग्जाम में एक बहुत अच्छा सा स्कोर करें। हम ये भी ध्यान में रखेंगे। अब उसके लिए सर ये कैसे एग्जाम फोकस कैसे होगा?
सो हमारा सेकंड ऑब्जेक्टिव है कि हम एग्जाम में हाई स्कोर करें। अब उसके लिए हाई स्कोर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो तो पूरी एक स्ट्रैटेजी है। मैं आपको एक ओवरव्यू उसका दे देता हूं मैं। वो ये है कि हम बहुत सारे कोर्ट केसेस डिस्कस करेंगे। जब हम पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत सारे कोर्ट केस सुनाएंगे, ठीक है। तो वो कोर्ट केस में क्या होगा जी, फलां शख्स ने फलां आदमी के खिलाफ केस किया, उसका ये एतराज था, उसका ये फैसला हुआ, तो पूरा कोर्ट केस वो डिस्कस होंगे। फिर कि हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे थ्रू गेमिफिकेशन। वो मैं इंशाल्लाह आप आज का एक डेमो दूंगा, क्योंकि आज तो हमने बहुत ज्यादा पढ़ा नहीं होगा, तो हम उसका हल्का सा एक डेमो ले सकेंगे। मैंने एक सैंपल 15 क्वेश्चंस बिल्ड किए हैं, ताकि आपको अंदाजा हो कि गेमिफिकेशन से कैसे आप जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो वो इसका इंशाल्लाह आज नजर आ जाएगा। तो वो हर चैप्टर के एंड पे हम उस चैप्टर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे लाइव इन दिस क्लास, हर चैप्टर के एंड में, ठीक है जी। और चैप्टर का सीक्वेंस कैसा होगा मैं आपको बताऊंगा। तो बहरहाल ये ओवरऑल अगर इसकी एक समरी बनाए, तो बुनियादी तौर पे हमारा इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव ये है कि हम एज एन अकाउंटेंट कैसे लॉ को समझें, एज अ पर्सन हमारी लाइफ में क्या अहमियत है। देखें, आप एक बात को समझें, इट इज नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ पासिंग द पेपर। ये इस चीज से बाहर आए, जरा बड़ा सोचें। एमसीक्यू मैंने सॉल्व कर लिया, मेरे मार्क्स जो है वो 70 आ गए और मैं चला गया अगले पेपर पे, ये बहुत छोटा ऑब्जेक्टिव है। आप समझिए, तो सबसे छोटा ऑब्जेक्टिव है आपके अच्छे मार्क्स आना। तो चीजें इससे बहुत बड़ी हैं, बहुत बेहतर है। एक छोटी सी बात है, मिसाल के तौर पे, अगर आपने अपनी नेगोशिएशन सही नहीं करी एज एन एम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना, मैं आप छोटी सी एक मिसाल दूं आपको मैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। जी जी बेटा, छोटी सी इंपॉर्टेंस इसकी मैं आपको बताऊं। आपके कॉन्ट्रैक्ट लॉ में जो आपने एज एन एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट किया है, उसमें लिखा हुआ है कि जी आपकी जो लोकेशन है वो पाकिस्तान है। अब जब कॉन्ट्रैक्ट बड़ा सा लिखा हुआ होगा ना, बड़ा सा 3 पेज का कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसमें बहुत सारी बातें होंगी। उसमें लिखा होगा लोकेशन के आगे पाकिस्तान। तो एक आम आदमी तो जज ही नहीं कर पाएगा, अच्छा हाँ ठीक है, नॉर्मल सी बात है, जाने दो, पाकिस्तान में ही है, जाहिर है, सऊदी में थोड़ी जॉब कर रहा हूँ। बट उसमें एक बहुत बड़ा लीगल इशू है। और वो लीगल इशू जो आपको फर्स्ट ग्लांस में नजर नहीं आएगा, अगर आपने लॉ का पेपर नहीं पढ़ा हुआ होगा, और वो फर्स्ट ग्लांस में प्रॉब्लम आपको नजर नहीं आएगी, लेकिन आप लॉ के पेपर पढ़ा होगा तो आप उसको गौर करेंगे। प्रॉब्लम ये है भाई कि उन्होंने एक हफ्ते आपको काम करवाया कराची में, उसके बाद एक हफ्ते के बाद उन्होंने बोला कि अब आप ठीक है बलूचिस्तान के शहर फला चले जाएं। अब बोलेंगे भाई साहब, मेरी फैमिली यहाँ, मेरा घर यहाँ, मेरा सब कुछ यहाँ, मैं वहां कैसे जाऊंगा। तो बोलेगा आप लीगली बाउंड है। भाई कैसे लीगली बाउंड हूँ, आपने क्या लिखा है कॉन्ट्रैक्ट में, ये तो लिखा है पाकिस्तान, हाँ, तो बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंदर तो है। इसको मतलब आपने आपको लीगली बाउंड कर बैठे हैं कि पाकिस्तान में मुझसे जहां चाहे आप काम ले लें। अब अगर लॉ आपने पढ़ा हुआ होगा, आपको लॉ की एसेंस का अंदाजा होगा, तो आप उसको कहेंगे भाई इस एग्रीमेंट के अंदर पाकिस्तान हटा के कराची करो, या लिखो पाकिस्तान ब्रैकेट में कराची, और लिखो कि मैं कराची में जॉब करूंगा तो उतने पैसे लूंगा, कराची के अलावा मुझे कहीं और भेजेंगे तो मैं 30,000 रुपीज एक्स्ट्रा लूंगा, क्योंकि भाई इससे मेरी कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रही है, अगर आप मुझे मेरे शहर से निकाल के कहीं और भेजेंगे तो मैं 30,000 रुपीज एक्स्ट्रा लूंगा, बिकॉज ऑफ कि मैं एक मेरी कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रही है। अभी छोटी सी बात आपको कहां से कहां ले जा सकती है, तो इस बात को मेच्योर होके समझें। इट इज नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ पासिंग द पेपर। एक लीगल गलत फैसला आपको कहीं से कहीं ले जा सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है? इसको जरा समझें। आ जाए जनाब जरा इस पेपर के ऊपर। इसका मैंने आपको नाम बताया था, पुराना नाम इसका F4 है, नया नाम इसका LW है। और इस पेपर का होता है एक वेरिएंट। इस पेपर का होता है एक वेरिएंट। वेरिएंट का मतलब होता है, देखें, सनसिल्क वाले शैम्पू बनाते हैं ना, तो शैम्पू मुख्तलिफ हेयर टाइप के हिसाब से बनाते हैं। इनकी हेयर टाइप अलग है, इनकी हेयर टाइप अलग है, इनकी हेयर टाइप अलग है, आपकी हेयर टाइप, मेरी हेयर टाइप अलग है। तो सनसिल्क बोलता है भाई जो ड्राई बालों के लिए अलग, फलां बालों के लिए अलग, और ड्रेंडर वाले बालों के लिए अलग, मतलब सबके लिए अलग अलग। इसी तरह लॉ भी जब पेपर बनाता है ना, तो उसके मुख्तलिफ वेरिएंट्स होते हैं, ठीक है। हमने जो वेरिएंट सेलेक्ट करना है वो है ENG। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि पढ़ते वक्त, एग्जाम किट खरीदते वक्त, स्टडी हब पे जब जाके आप पढ़ेंगे उस वक्त,
हर जगह आपको ये सेलेक्ट करना पड़ेगा ईएनजी। मॉक देंगे वहां पे ईएनजी वाला मॉक देना है आप। एग्जाम पेपर बुक कराएंगे वो तो आप चूंकि टीएसए के अंदर ही देंगे, चूंकि ये सीबी एग्जाम होता है इसका, तो वहां भी आपने मेक श्योर कर लेना वो ईएनजी हो। वैसे ईएनजी होता है टीएसए वाले, लेकिन कोई और बच्चे ईएनजी वाले नहीं होते तो फिर उनको बताना पड़ता है कि भाई ईएनजी नहीं है, लेकिन 99% लोग ईएनजी भी देते हैं। सिलेबस डाउनलोड करते वक्त किसी भी कंटेंट को आप जब एक्सेस करेंगे तो वहां आपसे, क्योंकि ईएनजी के अलावा और भी ऑप्शन है, जीएलओ है और मुख्तलिफ है, अभी नाम लिख रहा हूं आप कंफ्यूज होंगे। ठीक है, तो ईएनजी पढ़, ईएनजी स्टैंड फॉर इंग्लिश लॉ, ईएनजी स्टैंड फॉर इंग्लिश लॉ। अच्छा, अगला सवाल, अगली अहम बात, आपने जो है अल्लाह भला करे स्टडी हब से पढ़ना है। तो सवाल आता है ना कि भाई बुक कौन सी लेंगे, तो आप कौन सी बुक पढ़ेंगे? स्टडी हब। मेरे जो लेक्चर्स हैं वो स्टडी हब की थीम पे बने हुए हैं। स्टडी हब की थीम का मतलब ये है कि जो उसकी सीक्वेंस है वो स्टडी हब की होगी, उसका जो कंटेंट है वो स्टडी हब बेस्ड होगा, और वो इस तरह बना हुआ है कि अगर आप लेक्चर लेके घर जाके स्टडी हब पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह वो स्टडी हब 95% आपका कवर्ड होगा। 95, वैसे तो ज्यादा है, मैं एहतियात तो 95% कहता हूँ। ठीक है, ऐसे तो ज्यादा ही है, 95 से भी ज्यादा है। यानी कि जब आप लेक्चर लेके, अगर लेक्चर लिया है तो, अगर आपने लेक्चर लिया है, और जाहिर है लेक्चर लेंगे तो नोट्स से भी पढ़ाता हूं मैं, पीडीएफ आपके सामने होगी, उसको पढ़ के आप घर जाके पढ़ेंगे, स्टडी ऐप खोलेंगे, तो आपका स्टडी ऐप का 95% टाइम बचा होगा, और वो आपने सारा टाइम फिर आपने प्रैक्टिस में लगाना है। तो अच्छा तरीका भी सुन लें, एक चैप्टर आपने पढ़ा, लेक्चर लिया, लेक्चर लेके आपने स्टडी हब किया, स्टडी हब के बाद स्टडी हब के आपने प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है, जो क्विज वगैरह है, उसके बाद आपने कैप्लन की किट करनी है, उसके बाद आपने बीपीपी की किट करनी है, और सब किट्स खरीदते हुए आपने ईएनजी देखना है। तो जनाब अल्लाह भला करे, आपका आपका पहला चैप्टर तैयार हो गया, एक चैप्टर तैयार हो गया। स्टडी हब में F4 के 19 चैप्टर है, तो ये 19 दफा आपने एक्टिविटी करनी है, तो 19 टाइम आप करेंगे तो आपका ये F4 तैयार हो जाएगा। कोई सवाल इसमें किसी का? एग्जाम क्या, अभी एग्जाम फॉर्मेट भी डिस्कस करूंगा मैं। हाँ बेटा, तीनों जरूरी हैं। स्टडी हब के क्वेश्चन, स्टडी हब के ऐसे स्टडी हब में भी दो तरह के क्वेश्चन है, एक क्विज है और एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, दोनों करने। ये कर सकते हैं आपके, एक अभी कर लें जो चैप्टर के साथ ही है वो अभी कर लें, और जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है, जो फर्दर प्रैक्टिस क्वेश्चन है, वो आप एग्जाम के वक्त के लिए बचा लें। कैप्लन की किट भी करनी, बीपी। देखिए मैं आपको बताऊं, एक चैप्टर के ना मुश्किल से 10-12 सवाल होते हैं, 10-12 सवाल स्टडी हब के, 10-12 सवाल कैप्लन के, 10-12 सवाल बीपीपी के, ये कुल मिला के हुए 30 सवाल। 30 सवाल करने में लगता है मेरे भाई 1 घंटा, मुश्किल से 1.5 घंटा लगा लें, 2 घंटा लगा लें, मैक्स बता रहा हूं मैं आपको, 2 घंटे, जी जी जी, मैक्स लगा लें 2 घंटा। लेक्चर मैंने ऐसे बनाया कि स्टडी हब आप पढ़ेंगे ना, पढ़ना जरूर स्टडी हब जाके, लेकिन वो आप देखिएगा इंशाल्लाह वो आप पूरा स्टडी हब का जो पूरा चैप्टर है ना, वो 15 मिनट में खत्म हो जाएगा आपको, अगर आपने क्लास में पढ़ा है तो। जाहिर है उसकी बात हुई, कभी आप बोले तो हम वही है, वही हो तो जब है ना, जब पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह वो 15 मिनट में आपका वो हो जाएगा स्टडी हब का, क्योंकि वो स्टडी हब से ही समझे मैं पढ़ा रहा हूँ। स्टडी हब बेस्ड है बिल्कुल सारा स्टडी। तो आपको अक्सर परेशानी होती थी भाई, वहां जाके पढ़ते थे कुछ और निकलता था, कुछ नहीं निकलेगा, जो है वही है। समझ आ रही है बात? तो यार अब किट तो करेंगे ना, किट लाजमी करनी है, तीनों किट फर्ज हैं, गुनाह मिलेगा। समझ में आई मौलवी साहब की बात, समझ में आई है? अच्छा, हाँ, उसके बाद एफबीटी का स्पेसिमेन पेपर होता था, आपको याद हो, एसीसीए की वेबसाइट, इसका भी होता है, इसका भी आपने लेकिन ये आखिर में करेंगे, जाहिर है शुरू में तो नहीं कर सकते ये। इसके भी एजुकेशन हब मॉक होते हैं, वो आपको लगा के देंगे सर फहीम के जो असिस्टेंट है, सर दानिश। तो जब आप एग्जाम डेट लेने लगे, उसका भी तरीका मैंने बताया था, एफबीटी में तरीका बताया था, मैं दोबारा बता देता हूँ आपको। हब मॉक देने का तरीका क्या होता है, किसी को याद है मैंने क्या बताया था एफबीटी में? है बेटे?
हाँ भाई, कब देते हैं स्टडी, आप कैसे देते हैं? एफबीटी में तो बताया था मैंने। हाँ, स्टडी मॉक देने का तरीका क्या है? कौन बोल रहा है ये बच्चा? हाँ जी। पहला मॉक, शाबाश, 12 दिन पहले। बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम से एक दिन पहले देते हैं, चांद रात को। भाई जैसे चांद रात को लड़कियां मेहंदी लगवाने जाती है ना, कि आखिर में लगवाने खराब ना हो जाए, वो भाईजान हब मॉक और मेहंदियां एक चीज नहीं, अलग अलग है। क्योंकि देखें, हब मॉक आपको ये बताता है कि आप में वीकनेस क्या है। अब मुझे बताएं, आप एक दिन पहले 2 दिन पहले हब मॉक करेंगे, वो आपको बता भी दे आपका सेक्शन डी वीक है, तो मेरे भाई आप एक दिन में कर क्या लेंगे? अब मेरी बात समझ रहे हैं? तो 12 दिन पहले एक हब मॉक करेंगे आप, तो वो आपको बताएगा एग्जाम से 12 दिन, सीबी से 12 दिन पहले, तो आपको बताएगा आप में ये वीकनेस है, फिर आप उस वीकनेस पे काम करेंगे, और फिर 8 दिन पहले दूसरा आप मॉक देंगे, फिर 4 दिन पहले तीसरा आप मॉक देंगे। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? हाँ या ना? एनी क्वेश्चन? ठीक है जी। तो हब मॉक आपको सर लगा के देंगे, लेकिन ये आखिर का ही काम है। उस वक्त तो आपने, जब पढ़ते वक्त तो आपने लेक्चर घर जाके स्टडी है, और उससे जो मैंने आपको बातें बताई। अब आ जाए जनाब जरा कोर्स आउटलाइन पे। F4 है क्या? F4 के जो मेजर है, मैं आप जो दिखा रहा हूँ ना, ये चैप्टर नहीं है, ये एरियाज है। चैप्टर तो अलग, मैंने आपको बताया ना, 19 है वो स्टडी आपके हिसाब से। तो 19 नोट्स में आपको दूंगा। अच्छा, तरीका ये होगा कि जैसे एफबीटी में मैं करता था, नोट्स आपको, पेपर नोट्स आपके सामने आ जाएंगे। आज तो इंट्रोडक्टरी क्लास है ना, अभी आ जाएंगे। पेपर नोट्स आपके सामने आ जाएंगे, वो आपने सामने रखेंगे। ई कॉपी आपके पास प्रोजेक्टर पे होगी, मैं उस पर नोटिंग करता जाऊंगा। व्हाट्सएप का आपका ग्रुप बनेगा, उस पर पीडीएफ शेयर हो जाएगी। कोई सवाल? कोर्स आउटलाइन की बात कर लेते हैं। आई रिपीट, दीज आर नॉट चैप्टर्स, राइट, ये एरियाज है। पहला एरिया जो हम डिस्कस करने जाएंगे, आज चूंकि ओवरव्यू क्लास है तो आज ओवरव्यू ले रहे हैं, वो है ईएलएस, इंग्लिश लीगल सिस्टम। ये हमारा पहला चैप्टर भी इसी पे बेस करेगा। इसमें हम पढ़ेंगे कि भाई लॉ होता क्या है, प्राइमरली स्पीकिंग लॉ है क्या। लॉ का मकसद होता है लोगों को कंट्रोल करना। लॉ डिफाइन करता है क्या सही है और क्या गलत है। समझ में आ रही है बात? और लॉ के बगैर आप सरवाइव कर ही नहीं सकते। फिर लॉ बनता किधर है? पार्लियामेंट। पूरी दुनिया में लॉ पार्लियामेंट में बनता है। कहां बनता है? पार्लियामेंट में बनता है। उसकी इंटरप्रिटेशन कहां होती है? कहां होती? कोर्ट्स में होती है। क्या मतलब सर? देखिए मैं आपको समझाता हूं।
इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे लॉ क्या होता है। लॉ बनता किधर है, पार्लियामेंट में, जैसे आपसे कहा उसका पूरा लॉ मेक ओवरव्यू ले रहे हैं तो हम, तो पूरा वो लॉ मेकिंग प्रोसेस है। लॉ बनता कैसे, बिल आता है, बिल वो उसमें बहस होती है, फिर वोटिंग होती है, फिर एक बिल पास होता है। जैसे पाकिस्तान के अंदर होता है, पहले नेशनल असेंबली में जाता है, फिर वहां से सेनेट में जाता है, फिर सदर के पास जाता है। वहां पे क्या होता है, वहां पे पहले हाउस ऑफ कॉमन में जाता है, फिर हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जाता है, फिर रॉयल असेंट, चूंकि वहां पे बादशाह था, आपको पता है मोनार्की है, तो वहां पे किंग चार्ल्स के पास जाता है, आजकल किंग चार्ल्स 3 है, तो उनके पास जाता है, फिर वो उसको अप्रूव करते हैं, तो फिर वो जाके लॉ, रॉयल एसेंट कहते हैं उसे, तो रॉयल एसेंट के बाद फिर वो लॉ पास होता है। फिर हम पढ़ेंगे लॉ की इंटरप्रिटेशन, वो ये बहुत बड़ा एरिया है, क्योंकि लॉ जो बनता है ना वो टेक्स्ट की शक्ल में होता है। एक लॉ में एक लाइन लिखी हुई है, अब इस लाइन का मतलब क्या है, जैसे बचपन में हम पढ़ते थे ना 9 10 फर्स्ट ईयर, बचपन तो नहीं, अभी थोड़ी से पहले की बात है आपके, कि वो शेर की तशरीह करें, तो शायर तो लिख के मर गया, अब आपसे बोल रहे हैं बताइए क्या कह रहा है शायर, तो आप कहते हैं शायर बहुत परेशान था, परेशानी के आलम में उन्होंने ये इस नज़म में शायर ये कह रहा है। आप क्या कर रहे होते थे, आप कर रहे होते थे इंटरप्रिटेशन, क्या कर रहे होते थे, इस तरह लॉ की भी इंटरप्रिटेशन होती है, लॉ की भी, मसलन मसलन अब हम तो चूंकि लॉ के एक्सपर्ट उसके बाद बात करेंगे। लॉ में लिखा हुआ है एक शख्स दूसरे को धमकी दे, एक शख्स दूसरे को धमकी दे तो उसको 6 महीने की सजा मिलेगी। एक शख्स दूसरे शख्स को धमकी दे तो उसको 6 महीने। अब धमकी को डिफाइन करना बड़ा अहम है, समझ में आ रही है बात, क्योंकि जो धमकी है ना, वहां कोर्ट ये फैसला करेगी कि ये जो अल्फाज कहे ये धमकी है या नहीं, मैं तुम्हें देख लूंगा। ये बात अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कहे, इसका क्या मतलब है, नौकरी से निकालने की धमकी दे रहा है। अब ये तो सर कहीं नहीं लिखा हुआ, ये बात तो बोली नहीं, भाई बोली नहीं है, मतलब यही है। जब जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से कहता है अप्रेजल में तो मेरे पास ही आओगे ना, तो इसका लिटरल मीनिंग तो ये है ना कि आप अप्रेजल मेरे पास आओगे। लोग कहेगा नहीं नहीं नहीं, इसकी इंटरप्रिटेशन है आप इसको धमकी दे रहे हैं नुकसान पहुंचाने की, कि तुम जितनी मेहनत कर लो, अब पढ़ा ना परफॉर्मेंस अप्रेजल एफबीटी में, अप्रेजल में तो बच्चे मेरे पास आओगे। क्या ये बात समझ में आ रही है। सो ये सारी इंटरप्रिटेशन कौन करता है, कोर्ट। उसके कुछ रूल्स हैं, क्या हैं वो रूल हम यहां पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कोर्ट स्ट्रक्चर, क्या पढ़ेंगे, जैसे पाकिस्तान में कोर्ट स्ट्रक्चर, अच्छा थोड़ा थोड़ा जहां जहां होगा ना मैं पाकिस्तान का भी आपको रेलेवेंट बताता जाऊंगा ताकि आपको पता रहे कि क्या हो रहा है। पाकिस्तान में सबसे पहले आता है सिटी कोर्ट, सिटी कोर्ट के ऊपर हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट, ये हायरार्की है, सिटी कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। यूके में हायरार्की डिफरेंट है थोड़ी सी, वहां है काउंटी कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर कोर्ट ऑफ अपील, फिर सुप्रीम कोर्ट। वहां 4 स्टेप्स के अंदर कोर्ट काम करता है, तो वो इंशाल्लाह कोर्ट स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे काउंटी इलाके को कहते हैं असल में वो लोग, कस्बा कह लें, आपने सुना हो काउंटी क्रिकेट, तो वहां पे छोटी छोटी काउंटीज बनी हुई है यूके में, तो हर काउंटी के मैटर काउंटी में निपटा लेते हैं, तो उसको काउंटी कोर्ट्स कहते हैं। स्मॉलर कोर्ट्स, सबसे लो लेवल की कोर्ट जो होते हैं यूके में काउंटी कोर्ट कहलाती है। फिर हम पढ़ेंगे कोर्ट स्ट्रक्चर, अभी तो बहुत तफसीली है तो मैंने आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। फिर हम इसमें पढ़ेंगे जजेस की टाइप्स, सबसे जूनियर जज होता है सर्किट जज, सर्किट जज, जब भी कोई जज बनता है सबसे पहले क्या बनता है, सर्किट जज। फिर वो तरक्की करके बन जाता है डिस्ट्रिक्ट जज, उसकी परफॉर्मेंस देखते हैं, अगर परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो सर्किट जज क्या बन जाता है, और अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती, उसने 2 4 लोगों के सर्किट शॉर्ट कर दिए, उसका फिर कैरियर वहीं सर्किट से शुरू होके शॉर्ट सर्किट पे खत्म हो जाता है। फिर सर्किट जज, डिस्ट्रिक्ट जज, हाई कोर्ट जज, लॉ लॉर्ड्स, और बहुत सारी कैटेगरीज हैं। फिर हम ये पढ़ेंगे कि किस कोर्ट में कितने जज होते हैं, फला कोर्ट में इतने, फला कोर्ट में इतने, और कितने, 1 2 4 5 कितने, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स डिसीजन होते हैं फिर वहां एक जज नहीं होता, फिर वहां 3 जज 5 जज रखते हैं, फिर वहां पे फैसला होता है मेजोरिटी से, भाई 3 में से 2 ने कहा चोर है, एक ने कहा ठीक है, तो मेजोरिटी पे फैसला हो जाता है, क्योंकि एक जज को मैनिपुलेट करना इजी है। एक जज में खतरे बहुत सारे, एक जज को बाइस हो सकता है, एक जज बाइस हो सकता है, एक जज खौफजदा हो सकता है, एक जज कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, एक जज खरीदा जा सकता है, 3 जजेस को खरीदना मुश्किल है। तो फिर वो फैसला 3, जो आप देखें जितने बड़े बड़े फैसले होते हैं उनमें 5 जज 7 जज 9 जज, ये जी
नहीं कॉम्प्रोमाइज, देखिए चांसेस आर लो ना, वो तो बहुत कुछ सकता है, बट चांसेस आर, हमने एफबीटी पढ़ा आपने, उसमें आपने सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज पढ़ा ऑडिट में, क्या मतलब होता है उसका कि एक सारी की सारी पावर एक आदमी को, तो भाई सारा का सारा फैसला करने की आजादी एक आदमी, दैट्स लीगल ऑडिट पर्सपेक्टिव, कि एक फैसला करने की सारी आजादी एक आदमी को ना दे। जैसे एक छोटी सी मिसाल है, ये पाकिस्तान में बहुत मशहूर केस था, भुट्टो साहब को फांसी हुई थी, उसमें तकरीबन 7 या 9 जज थे, मुझे भूल 9 थे गालिब, या 7 थे। तो हाँ, इतना बड़ा मसला है, एक आदमी पाकिस्तान का, अब वो सही गलत पे नहीं जा रहा मैं, सही था फैसला गलत था, वो तो एक पॉलिटिकल डिबेट हो जाएगी ना। एक आदमी है, वो पाकिस्तान का वजीर आजम रह चुका है, फिर पॉलिटिकली उसके पास पावर है, ठीक है, अवाम के सेंटिमेंट उसके साथ जुड़े हुए हैं, उसके साथ गलत फैसला हो गया, मिसाल है, तो ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। अब डोंट यू थिंक कि एक जज के लिए मुनासिब नहीं है, तो इसलिए हमने 7 जज रखे। अब खरीद तो आप 7 जज को भी सकते हैं, वो हो तो बहुत कुछ सकता है, लेकिन चांसेस आर लो, इसलिए सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी हमने पढ़ा था एफबीटी के अंदर। ठीक है जी, नेक्स्ट, फिर एक हमारे पास बहुत अहम एरिया है कॉन्ट्रैक्ट लॉ। सुबह से लेकर शाम तक हम दड़ कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं। सुबह अभी आपने आने के लिए यांगो बुक कराई, दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन यू एंड यांगो। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है भाई, दो लोग एग्रीमेंट करते हैं अपनी मर्जी से, और वो लीगली इन्फोर्सिएबल होता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट्स आर लीगली इन्फोर्सिएबल। हमने एक वर्ड यूज करते हैं अक्सर, एग्रीमेंट्स, क्या करते हैं, एग्रीमेंट्स। कॉन्ट्रैक्ट्स और एग्रीमेंट्स का क्या फर्क है, कॉन्ट्रैक्ट ऐसी चीज को कहते हैं जो लीगली इन्फोर्सिएबल है, दोनों पार्टी में से एक भी भागेगा, दूसरा अदालत में खींच लेगा। वाइल अग्रीमेंट्स ऑन द अदर हैंड आर नॉट लीगली इन्फोर्सिएबल। मैंने और आपने एग्रीमेंट किया, पूरा किया किया ना किया ना किया, तो मर्जी है हमारी, माने ना माने, तो वो फिर हम पूरा तफसील से पढ़ेंगे, कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, एग्रीमेंट्स क्या होते हैं, लीगल बाइंडिंग क्या होती है, सोशल बाइंडिंग क्या होती है। लीगल बाइंडिंग ये होती है कानून आपसे कहता है बेटा अमल करो, शाबाश, हिलने नहीं देंगे हम। और सोशल बाइंडिंग है एथिकल, आपके ऊपर प्रेशर होता है, माने ना माने तो उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होती। जैसे फैमिली मेंबर्स के आपस के किए गए कॉन्ट्रैक्ट्स, सॉरी फैमिली मेंबर्स के आपस में किए गए एग्रीमेंट्स आमतौर पे सोशल बाइंडिंग होती है, उसमें लीगल बाइंडिंग नहीं होती। समझ आ रही बात कि नहीं आ रही? तो मैंने, बल्कि मुझे अभी याद है, मैं वीडियो मैंने बनाई थी थोड़े दिनों पहले, वो आपको शेयर भी कर दूंगा ग्रुप पे। ग्रुप तो नहीं बना ना अभी व्हाट्सएप? अच्छा जी। सो कॉन्ट्रैक्ट लॉ, कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है, टूटता कैसे है। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि अकाउंट्स रिसीवेबल, वो पैसे आपको नहीं दे रहा बंदा, तो आप उस पर केस करेंगे कॉन्ट्रैक्ट लॉ के तहत केस का। आप कहेंगे जज साहब ये बंदा मेरे पैसे नहीं दे रहा, जज कहेंगे तो बात की कहानी है, पैसे दे रहा नहीं दे रहा, पहले ये तो साबित करो कॉन्ट्रैक्ट है भी या नहीं। सर ये देखें, ये कॉन्ट्रैक्ट, अच्छा कॉन्ट्रैक्ट करा था उस वक्त तुम दोनों ठीक थे, दोनों ठीक थे क्या मतलब? ऐसी बहुत सारी बातें। एक आदमी इंटॉक्सिकेटेड है अगर कॉन्ट्रैक्ट करते हुए, तो लॉ कहता है दोनों पार्टी में से एक अगर इंटॉक्सिकेटेड है, क्या है, टुन है, टुन, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट लीगली इन्फोर्सिएबल नहीं। लो भाई, ये तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था इन्फोर्सिबल नहीं है, तो ये क्या है, ये वॉइड। वॉइड मतलब मैं अमल नहीं हो सकता इसमें। तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कॉन्ट्रैक्ट है चलेगा नहीं। जैसे ये पंखा है, खराब है, तो कहेंगे तो पंखा ही ना, पंखा है मगर खराब है तो कहेंगे तो, लेकिन चलेगा नहीं। तो कॉन्ट्रैक्ट भी जरूरी है हर कॉन्ट्रैक्ट चले। अदालत गए तो बचले कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं चल रहा, ये क्यों नहीं चल रहा भाई, ये वैलिड नहीं है। वैलिड होने की शर्तें हैं, हाँ जी 5 शर्तें हैं, वो पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह मैं आपको। आदमी 18 साल से ऊपर का हो, टुन ना हो, मर्जी से कर रहा हो, बहुत सारी शर्तें हैं उसमें। जेन्युइन कॉन्सेंट इसको कहते हैं हम लॉ की जुबान में। समझ में आई बात? अगर आपकी मर्जी से नहीं हुआ तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है। क्या मतलब, प्रेशर जबरदस्ती में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, आप कर लें, कोई आपको मार रहा है आप कॉन्ट्रैक्ट कर लें, बाद में साबित कर दे कि मेरी मर्जी से नहीं हुआ, साबित करना पड़ेगा। लेकिन समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? एक आदमी ने जू खोला, तो उसने टिकट रखा 500 रुपए, कोई आ ही नहीं रहा, तो उसने 400 कर दिया, फिर भी कोई नहीं आ रहा, 300 कर दिया, कोई आ ही नहीं रहा। किसी ने मशवरा दिया काम करो, जू का मैं एंट्री फ्री कर दो, तो एंट्री फ्री कर दी उसने, सब लोग आ गए, भर गया जू। उसने कहा शेर का पिंजरा खोल दो, उसने बोला शेर का पिंजरा खोल दिया, और अब बाहर के जाने के 2000 रुपए। उसने क्या बोला, जू से बाहर जाने के, तो जिन जिन लोगों ने उसको 2000 रुपए दिए होंगे जू से बाहर जाने के, दिस इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि आपकी उसमें कॉन्सेंट, कॉन्सेंट मतलब मर्जी, सारे शेर के सामने आपकी मर्जी चलेगी?
जब सामने शेर होगा तो मर्जी, सामने शेर होगा तो कैसे मर्जी चलेगी यार। आगे चलते हैं। कॉन्ट्रैक्ट लॉ के बाद मेरे भाई आपका अगला टॉपिक है इनके एरिया है, वो है लॉ ऑफ टॉट। अब लॉ ऑफ टॉट पे जाने से पहले एक पॉइंट, जब भी दो लोग अदालत में कॉन्फ्लिक्ट लेके आते हैं, कर ले हम। हाँ बात शुरू करूंगा, अटेंडेंस हो रही है। बच्चों कार्ड स्वाइप कर सकते हो। बेटा नाम सुन लेना जो मेरे पास आ रहे हैं ना, मोहम्मद याह्या, सैयद अहमद रजा, हुनैन फातिमा, हसन अली, जैनब, आंचल, वानिया, अहमद रजा, एंजल और तैयब। 2 4 6 8 10 3 6 8 10 27 बच्चे आप लोग बैठे हुए, और ये 10 नाम जो मैंने अभी लिए बस ये इनरोल्ड, ठीक है। इसके अलावा कोई भी इनरोल्ड नहीं है, किसी की भी इनरोलमेंट एक्टिव नहीं है। तो अगर ग्रुप में गूगल फॉर्म आप लोगों के शेयर हुए ना F4 के ग्रुप में, तो उसको फिल कर दो। नहीं हुआ तो सत्ताईम से एक बार लाजमी आज मिल लेना, बता देना कि अटेंडेंस में हम लोगों का नाम मौजूद नहीं था, ठीक है। इस्माइल तुम्हारा भी नहीं, तो नाम मौजूद नहीं था और हमारी इनरोलमेंट एक्टिव कर दें। फिर उनसे गूगल फॉर्म के बारे में पूछ लेना, या किसी बच्चे ने अगर एडमिशन ही नहीं लिया तो एडमिशन एक्टिव करवा लो, ठीक है। ये काम आज लाजमी कर लेना, मंडे से फिर क्लास से निकालना शुरू कर देना। थैंक यू सर। तो पहले तो कोशिश करें कि कोई छुट्टी ना करे। पहली तो बात, कोशिश करें छुट्टी ना करें। खास तौर पे जो लोग इनरोल नहीं है वो तो बिल्कुल छुट्टी ना करें। क्योंकि कि इनरोलमेंट ना होने की वजह से आप पे, आपके पास पोर्टल पे लेक्चर भी नहीं आएगा। फिर वो लेक्चर आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, डिपेंडेंसी बिल्डअप हो रही होती है। तो इसलिए प्लीज एवरीवन मेक श्योर कि आप लेक्चर जरूर लें। इनरोलमेंट जब भी उनका तरीका है, मैं तो उस मामले में ज़ाहिर है एडमिनिस्ट्रेटिव है, मुझे ज़्यादा पता नहीं। तो जो भी इनरोलमेंट आप कराएं तब कराएं, क्लास नहीं छोड़नी। समझ में आ रही बात। और बाद में भी, और कोशिश करें कि अगर कोई क्लास छूट जाए तो भाई अगली क्लास आने से पहले रिकॉर्डिंग जरूर ले लें। ठीक है जी, रिकॉर्डिंग लेके आएंगे तो हमें जहाँ पे जो प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे उसमें आपको आसानी होगी। साथ के साथ पढ़ के उसको खत्म कर दें मामले को, इसको लिंगर ऑन नहीं करें F4 को, ठीक है। पढ़ते जाएं, प्रैक्टिस किट करते जाएं। एग्जाम क्लास के अंदर भी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, उसको दे दिला के मामले को निपटा दें। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे लॉ ऑफ टॉट की, पर्टिकुलरली स्पीकिंग अबाउट लॉ ऑफ टॉट। देखिए जब भी अदालत में कोई कॉन्फ्लिक्ट लेके आता है, क्या लेके आता है अदालत में, ज़ाहिर है झगड़े की बात है ना, खुशी खुशी तो कोई भी नहीं आता अदालत के, कोई जाता है, ठीक है ना। अदालत झगड़ा लेके जाएंगे। जब आप कॉन्फ्लिक्ट लेके आएंगे ना अदालत में, तो अदालत आपसे एक सवाल करेगी। झगड़ा तो बाद में सुनेगी, पहले एक सवाल करेगी अदालत कि क्या आप दोनों के दरमियान, यानी कि जो दो झगड़ा कर रहे हैं लोग, उनके दरमियान कोई कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है। क्या मतलब सर, हमारे दरमियान कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं कोई। मैं मिसाल देता हूं। मसलन अदालत आपसे पूछेगी कि आप दोनों के दरमियान कोई कॉन्ट्रैक्ट, फर्ज करें एक मालिक मकान और किराएदार झगड़ा करके आ गए। कौन आ गए, मालिक मकान और किराएदार। मिसाल के तौर पे लिख देता हूं ना मैं यहाँ पे, एक लैंडलॉर्ड और टेनेंट, ये झगड़ा लेके आए। तो अदालत कहेगी चूंकि इन दोनों का आपस में पहले से कॉन्ट्रैक्ट है, लिहाजा इनका फैसला होगा अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट लॉ। इनका फैसला होगा अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट लॉ। लेकिन अदालत में अगर दो लोग झगड़ा लेके आए और वो हैं कार एक्सीडेंट, एक आदमी ने दूसरे आदमी की गाड़ी को टक्कर मार दी, कार एक्सीडेंट का केस लेके आए दो लोग। तो जज पूछेगा हाँ भाई आप दोनों के दरमियान कोई कॉन्ट्रैक्ट है। नहीं जज साहब, देखा ही पहली दफा और आइंदा देखना भी नहीं चाहते।
ना पहले देखा है ना आइंदा, बस आज ही है, जो कुछ है कर लें, तुम जान छोड़ा मेरी से। तो अदालत कहेगा अच्छा इसका मतलब ये है कि आप लोगों को कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, आपस में नहीं, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो आपका जो फैसला होगा वो होगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ टॉर्ट। ये है हमारा लॉ ऑफ टॉर्ट। समझ में आई बात? सो समझना जरूरी है, बुनियाद है लॉ ऑफ टॉर्ट, बात यहीं से शुरू होगी। लॉ ऑफ टॉर्ट कहता है जब दो लोगों के दरमियान कोई कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप नहीं है फिर भी झगड़ा है, मसलन कार एक्सीडेंट की सूरत में, मसलन आप मोहल्ले में जोर जोर से म्यूजिक सिस्टम बजा रहे हैं डिचिक डिचिक और पूरा मोहल्ला परेशान है आपसे, अब वो आप पे जो केस करेंगे वो है लॉ ऑफ टॉर्ट। इसी तरह आपका घर में हो रही है कंस्ट्रक्शन और पूरा मोहल्ला परेशान है, तो जो आप पे केस करेंगे वो है लॉ ऑफ। आप किसी के खिलाफ फेसबुक पे सोशल मीडिया पे गलत इंफॉर्मेशन शेयर कर देंगे, समझ में आ रही बात? गवर्नमेंट की दायरे में खराब कर सकते जी कर सकते हैं, क्या मतलब? हैं गाँव से ऐसे बिजली जी का तार लटका लो कि जी जी बारिश के अंदर किसी का जी 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 जी, मर गया, वो तो कंप्लेन है ना सीधी सीधी। कंप्लेन है सीधी, जी जी, लॉ ऑफ थॉट नहीं आएगा। नहीं वो लॉ ऑफ टॉर्ट नहीं। लॉ ऑफ टॉर्ट कहते हैं दो इंडिविजुअल्स के दरमियान इशू जिनका आपस में कोई रिलेशनशिप ना हो। ठीक है, आपके सवाल का ना सिर्फ एक तफसीली जवाब है, वो 2 मिनट बाद दे दूंगा, अभी हमारी बात वो हो जाएगी। मैं यहाँ लिख देता हूँ ना, आपका गवर्नमेंट से पंगा हो गया ना, ये मैं जरा वह बात मुकम्मल कर लूँ फिर मैं इसका असल में तफसीली जवाब है। अभी इसके लॉ ऑफ टॉर्ट में डालेंगे तो ये वो टॉपिक, लेकिन मैंने लिख दिया ताकि आपका मिस ना हो बात। हाँ, अगर आप किसी के खिलाफ फेसबुक पे गलत, सोशल मीडिया पे गलत पोस्ट डाल देंगे तो वो आपके खिलाफ केस करेगा डिफेमेशन का। किसका? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ टॉर्ट। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, उसमें इस्लामाबाद में रावलपिंडी में आपने सुना हो गधे का गोश्त पकड़ा गया बहुत सारा, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली। तो मैं थोड़े दिन पहले इस्लामाबाद से आया था, तो मैं ख्याल करता, लेकिन मैंने कहीं बाहर मटन की चीज खाई नहीं थी। मैंने शुक्र अदा किया अल्लाह का। मतलब मेरे इस्लामाबाद से आने के 1 डेढ़ महीने बाद ही मैंने खबर सुनी। तो बहरहाल मुझे याद अच्छी तरह मेमोरी है, मैंने कोई मटन वाली चीज बाहर नहीं खाई, अल्लाह का शुक्र है। मेरा दिल भी नहीं चाह रहा था, क्योंकि देखिए ये बड़ा मसला है। अगर आपने बिरयानी खाई सस्ती सी, कोई चिकन बिरयानी आपने खाई सस्ती सी, और उसके बाद आपका दिल चाह रहा है मुड़ के जाए तार पे बैठे हैं, इसका मतलब आपने चिकन बिरयानी कब्वा बिरयानी खा ली आप। और अगर आप लाहौर गए, फिर आपका किसी से फड्डा हुआ और आपका दिल चाह रहा है मैं उसको लात मार दूं, उसको लात मार दूं, आमतौर पे दिल क्या चाहता है भाई? चमाड़ मार दूं भाई, गुस्से में आता थोड़ा मैं थप्पड़ मार दूंगा। लेकिन अगर लाहौर में बिरयानी को मटन कढ़ाई खाने के बाद आपका दिल चाह रहा है मैं उसको लात मार दूं, उसको लात मार दूं, उसका मतलब है भाई साहब अनफॉर्चुनेटली आपने मटन कढ़ाई नहीं खाई है। खैर वो कुछ और खा लिए, वो बात की बात है। मैं क्या कह रहा था, हाँ, तो वो जल्दी सुन लें। तो वो हुआ ये मशहूर हो गया जी, वो गधे का गोश्त पकड़ा गया वगैरह वगैरह वगैरह। तो फिर जब फर्दर वैसे लोग ऐसे फेंक देते हैं, किसी ने एक पोस्ट बना के डाल दी, वो गधे वाला जो गोश्त वाला है वो इन रेस्टोरेंट्स को सप्लाई कर रहा था, और 5-6 रेस्टोरेंट का नाम दे दिया। अब हमारे यहाँ मसला क्या है, हमारे देखिए इस बात को समझे, मैं समझा रहा हूँ लॉ का ऑब्जेक्टिव क्या है। धड़ाधड़ लोग शेयर कर रहे हैं, और भाई लोग ऐसे लिख देते हैं, कोई भी चीज लिखी उसके ऊपर लिख दिया ऐसा करने से आपको शैतान रोकेगा, पब्लिक शेयर कर रही है। अरे यार क्या हो गया आपको? कोई कुछ चीज वेरीफाई करें, कोई कोई एथिकली कोई समझे, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई आपके सामने इन्फॉर्मेशन आती है आप उसको शेयर ऐसे नहीं कर सकते विदाउट वेरिफिकेशन। तो फिर जब उन्होंने शेयर किया लोगों ने धड़ाधड़, तो उस रेस्टोरेंट की तरफ से क्लियरेंस आई, एक पिज्जा वाला था, मैं नाम ले रहा, एक पिज्जा वेंडर था, पिज्जा सप्लायर था, उसके ले आई और उसने बोला कि जहां से पोस्ट बनी ना हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, डिफेमेशन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ टॉर्ट। उसे तो लॉ ऑफ टॉर्ट नहीं लिखा, वो तो खाली डिफेमेशन लिखा। मैं आपको बता रहा हूँ वो किस लॉ के तहत केस करेगा, लॉ ऑफ टॉर्ट के तहत केस करेगा, और जिन लोगों ने शेयर किया उनके खिलाफ भी। भाई ये बात को वैसे भी आप समझें, ये पर्सनल इंसान की एथिक्स है कि जब आपके सामने कोई इन्फॉर्मेशन आए तो बगैर वेरिफिकेशन के आप उसको शेयर नहीं कर सकते। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? प्लीज ऐसा ना करें। अच्छा, इनका सवाल था गवर्नमेंट के खिलाफ कोई कंप्लेन है, तो इसका जवाब ये है, जब हम ईएलएस पढ़ेंगे ना उसके अंदर एक टॉपिक है, मैं वो हल्का सा बता देता हूँ आपको मैं। वो ये है मेरे भाई, दुनिया में जितने लॉज हैं, जितने फड्डे हैं, वो 2 तरह के हैं, सिविल, क्रिमिनल।
सिविल और criminal. सिविल कहते हैं दो इंडिविजुअल्स के दरमियान, जैसे किराएदार और मालिक मकान के दरमियान झगड़ा होगा तो वो किस में आएगा? सिविल मैटर आएगा। अगर आप सिग्नल तोड़ देंगे, आपने सिग्नल जंप कर दिया ये तारिक रोड वाला, तो जो आप पे केस होगा ना वो क्रिमिनल लॉ के तहत केस होगा, क्योंकि नाउ दिस इज द प्रॉब्लम बिटवीन यू एंड गवर्नमेंट। स्टेट कहते हैं असल में तो लव्स, सही है, तो वहां आपका लॉ कवर होगा, आप कहेंगे क्रिमिनल उसके अंदर प्रोसीडिंग्स में हो जाएगा पूरी अलग। हम तफसील अभी तो मैं आपको ओवरव्यू क्लास है ना आज, पूरे क्रिमिनल कोर्ट अलग होते हैं, सिविल कोर्ट्स, अलग होता है, क्रिमिनल जजेस अलग होते हैं, सिविल जजेस, अलग होता है। क्रिमिनल लॉयर्स अलग होते हैं, सिविल लॉयर्स, पूरा डिपार्टमेंट ही अलग है। जब जैसे आप एसी से करेंगे इंशाल्लाह, फिर आप एक्सपर्ट बनेंगे, कोई बच्चा ऑडिट का एक्सपर्ट बनेगा, फिर ऑडिट में भी कोई बच्चा एक्सटर्नल ऑडिट का एक्सपर्ट बनेगा, कोई बच्चा इंटरनल ऑडिट का एक्सपर्ट बनेगा। इसी तरह जब वकील बनते हैं ना तो आगे जाके स्पेशलाइजेशन करते हैं, कोई सिविल स्पेशलाइजेशन करता है, कोई क्रिमिनल में स्पेशलाइजेशन करता है, फिर क्रिमिनल में मुख्तलिफ है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? तो ये आपके सवाल का जवाब, उसको मैं करता ना तो ये लॉट टॉट घूम जाता, इसलिए मैंने उसको जवाब दिया नहीं। जी जी आएगा वो, मैं आपको अभी हल्का सा दिखा दूं। ये आखिरी नीचे आ रहा है, फ्रॉडुलेंट क्रिमिनल ऑफेंस नजर आ रहा है, ये है एरिया, सही है, तो जब वो आएगा तो उसको डिस्कस करेंगे, सही है, फिर मैं दिखा दें कि है वो। अच्छा जी, नंबर 4, क्योंकि कॉर्पोरेट जो उन्होंने पूछा ना ये कहां से रिलेट करेगा, ये फ्रॉड वाले चैप्टर से रिलेट करेगा, ऑडिट वाले चैप्टर से जो हम Yes, sir. एफबीटी में पढ़ के आए। चौथा हमारे पास एरिया जो हम डिस्कस करने जाएंगे इस एरिया में, वो है मेरे भाई Employee. एम्प्लॉयमेंट लॉ। देखिए जब आप क्वालिफाई करके या जो भी आप करके जिंदगी में जाएंगे, इधर यू विल बिकम एम्प्लॉय और यू विल बिकम, दो ही रास्ते हैं ना, इधर यू बिकम एम्प्लॉय और Employer. एम्प्लॉयर, और आप चाहे तो वो भी बन सकते हैं गर्दामात भी, लेकिन बहरहाल वो हमारे पास ऑप्शन है नहीं, ठीक है ना, अगर आपके दिमाग में चल रहा है ऐसा कुछ, तो या तो आप एम्प्लॉय बनेंगे या फिर क्या बनेंगे? Employer. एम्प्लॉय। दोनों सूरतों में एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के दरमियान जो बिहेवियर और कंट्रोल और मैटर्स को रेगुलेट करता है वो है एम्प्लॉयमेंट लॉ। मसलन एम्प्लॉय की डेफिनेशन क्या होती है, अब देखें कितनी छोटी सी आम आदमी, आप बताएं एम्प्लॉय की डेफिनेशन क्या होती जो पैसों के काम करे, है? तो जो पैसों के लिए काम करे एम्प्लॉय, और कोई डेफिनेशन किसी के अंडर काम करे एम्प्लॉय। अब सुने, एम्प्लॉयमेंट लॉ जब पढ़ेंगे उसमें बहुत बड़ा टॉपिक है कि एम्प्लॉय कहते हैं किसको है। हर आदमी एम्प्लॉय नहीं होता, कुछ लोग, हर आदमी वर्कर होता है, क्या होता है, बट उसमें से कुछ लोग एम्प्लॉय होते हैं और कुछ इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, वो पूरी तफसील है। कुछ डिपार्टमेंट हमने पढ़ा था ना एफबीटी में, आउटसोर्सिंग। Yes, sir. अच्छा, जो डिपार्टमेंट आउटसोर्स नहीं करते उसको क्या कहते हैं? इन हाउस। जो डिपार्टमेंट बाहर आउटसोर्स कर देते हैं, ठेके पे दे देते हैं, उसको आउटसोर्स कहते हैं। जो ठेके पे नहीं देते, बाहर वाले को कंट्रोल नहीं देते, उसको क्या कहते हैं? In-house. तो लॉ कहता है जो इन हाउस पे काम करता है ना वो है एम्प्लॉय, वो पूरी लंबी डेफिनेशन है, तफसील है उसकी। तो अभी तो हमें यही नहीं पता, हर आदमी पे नहीं लगता एम्प्लॉयमेंट लॉ। किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर 100 लोग काम कर रहे हैं, 100 पे एम्प्लॉयमेंट लॉ नहीं लगता। सर फिर किस पे लगता है? एम्प्लॉयज पे लगता है। तो सर वही ना, जो काम कर रहे हैं, नहीं, हर काम करने वाला एम्प्लॉय नहीं होता, कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग नहीं होते एम्प्लॉय, उन पे फिर अलग लॉ है। बहरहाल, तो एम्प्लॉयमेंट लॉ, इधर यू विल बिकम एम्प्लॉय और यू विल बिकम Employer. एम्प्लॉयर। अब झगड़े होंगे, मसलन यूके लॉ में है कि भाई पाकिस्तानी लॉ कहता है जी आप बूढ़े कब होंगे? 60 साल। 60. यूके लॉ कहता है आप बूढ़े कब होंगे? 65। क्यों? क्योंकि अगर ये लॉ नहीं बनाएंगे और हमने ये अब देखिए मैंने आपको क्या बात बोली थी, इंटरप्रिटेशन। Yes. कोर्ट लॉ बनता किधर है? Parliament. शाबाश, उसकी इंटरप्रिटेशन कहाँ होती है? अगर आपने ये लॉ बनाया नहीं, आपने बोला बस लॉ में लिख दिया जब बूढ़े होंगे रिटायर हो जाए, ये जो लफ्ज बूढ़ा है भैया, इसकी तो सेंस क्रिएट करना बहुत डिफिकल्ट है। ये तो हर आदमी पहुंच जाएगा अदालत कि मैं बूढ़ा नहीं हूं, मुझे निकाल दिया, देखिए मैं भाग के दिखाऊं। तो हो सकता है 65 साल वाला आदमी भाग रहा हो और 60 साल वाला ना भागे, तो ये कैसे भी डिस्टिंग्विश? हमने कहा भाई तो बहुत झगड़ा है, बहुत फड्डा है, काम करे लॉ बनाओ
पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान के उसमें लिखा 60 साल रिटायर बस। अब ये बूढ़ा फड्डा ही तो हर आदमी कैसे साबित करेगा, हर एम्प्लॉयर, ही तो हर आदमी अदालत पहुंचा हुआ होगा। और यूके में 65, ऐसे बहुत सारे। इसी तरह हमने पढ़ा था एफबीटी में पढ़ा था हमने कि एम्प्लॉय का हक है कि उसको बगैर प्रॉपर रीजन के नौकरी से, उसको क्या कहते हैं, एफबीटी में पढ़ा था, अनफेयर डिसमिसल। क्या कहते हैं उसे, कि एम्प्लॉयर की ये जिम्मेदारी है कि वो जब एम्प्लॉय को नौकरी से निकालेगा तो उसको एक प्रॉपर रीजन देगा। क्या देगा, प्रॉपर रीजन। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? ये नहीं कैसे बच जाओ, यू डिजर्व बेटर। लॉ इस रीजन को एक्सेप्ट नहीं करता। समझ में आ रही बात? लॉ कहता है भाई प्रॉपर रीजन नहीं। ये क्या बात हुई, यू डिजर्व बेटर। अब एफबीटी ये कह के खामोश हो गया। आगे से F4 शुरू होता है। F4 कहता है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर रीजन। मसलन F4 कहता है भाई ये 6 रीजन है, ये 6 रीजन अगर हैं तो प्रॉपर, 6 में से कोई एक है तो, इसके अलावा कोई रीजन है तो वो इम्प्रॉपर। मसलन एम्प्लॉय की डिग्री जाली निकल आई, ये प्रॉपर रीजन है। एम्प्लॉय ने कहा था मैं ये काम कर सकता हूं, लेकिन जब करने बैठा तो वो काम करने, और इस बुनियाद पे एम्प्लॉयर निकाल सकता है। मेरी बात समझ में? तो बहुत सारे रीजन पढ़ेंगे। फिर हमने पढ़ा था अनफेयर डिसमिसल के साथ ही पढ़ा था हमने एक वो रॉन्गफुल डिसमिसल। क्या Yes, मतलब sir. रॉन्गफुल डिसमिसल का मतलब क्या होता है? मतलब बगैर की नहीं ये वो टाइम जोर से, शाबाश। हाँ हाँ सही बोल रहे हो। किसी एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉय को निकालेगा तो क्या देगा, टाइम देगा। ये नहीं एकदम से इंस्टाग्राम यूजर लिखा हुआ आ गया। क्या देंगे, टाइम देंगे। अगले को बताएं कि भाई देखें आपका टाइम खत्म हो गया, आपके पास 30 दिन है, आप अपना कहीं और इंतजाम कर लें। नौकरी की बात हो रही है, सही है। सो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को टाइम देगा, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को टाइम देगा, ऐसा ही है। और इस टाइम को लॉ की जुबान में क्या कहते हैं, नोटिस पीरियड। अब सुने, एफबीटी ये कह के खामोश हो गया। आगे से F4 शुरू होता है। फर्ज कर लें दोनों ने डिसाइड ही नहीं किया, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर ने डिसाइड नहीं किया व्हाट शुड बी द नोटिस पीरियड। फिर क्या होगा, फिर हमारे पास एक फॉर्मूला है F4 में कि एम्प्लॉय अगर एम्प्लॉयर को छोड़ के जाएगा तो इस फॉर्मूले के तहत टाइम फ्रेम देगा। मसलन एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉय को निकालेगा तो उसको कितना टाइम देगा, अगर अगर तो पहले टाइम डिसाइड हो गया 1 महीना, फिर तो मसला नहीं है। अगर डिसाइड नहीं हुआ तो उसका एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले में हम डालेंगे कि उस एम्प्लॉय की उम्र कितनी है और उस एम्प्लॉय कितने सालों से काम कर रहा है। एक आदमी की उम्र है 35 साल और वो 10 साल से काम कर रहा है, उसका नोटिस पीरियड अलग निकलेगा। एक आदमी की उम्र है 20 साल और वो 2 साल से काम कर रहा है, उसका नोटिस पीरियड का टाइम उस फॉर्मूले के तहत अलग निकलेगा। तो एग्जाम में ऐसा आएगा कि आपको बताएगा जॉन वर्क्स इन ब्ला 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 कंपनी, ये जॉन की एज है, जॉन इतने साल से काम कर रहा है, जॉन और एम्प्लॉयर फेल टू डिसाइड व्हाट शुड बी द अप्रोप्रिएट नोटिस पीरियड। नाउ अकॉर्डिंग टू एम्प्लॉयमेंट आप बताएं व्हाट शुड बी द नोटिस पीरियड। तो फिर आप उसी जॉन की एज और कितने साल उसने काम किया उसके हिसाब से कैलकुलेट करके आप उसमें डालेंगे। बहुत लंबी वैसी कैलकुलेशन नहीं है कि आपको कैलकुलेटर चाहिए होगा, मतलब इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं कि कैलकुलेटर, वो बगैर कैलकुलेटर के भी हो जाएगा, बट मैं समझाने की मिसाल दे रहा हूँ। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है। इसी तरह आपको एग्जाम में बताएगा कि एक अहमद एक कंपनी में जॉब करता है, उसके एचआर मैनेजर ने उसको बुलाया और बोला तुम्हारे साथ ये मसला है, कल से मत आना। उसने बोला सर ऐसे में कहाँ जाऊंगा, कि नहीं तुम तो इतने अच्छे, तुम्हें कोई भी मिल जाएगी नौकरी, तुम इतने, कह रहे सर कैसी बातें कर रहे हैं आप, मैं नौकरी कहाँ तलाश करूंगा, ये वो। कह रहे नहीं बच जाओ। तो अब आप बताएंगे, आपसे वो पूछेगा आप ये बताएं कि उसको सही निकाला है गलत निकाला, तो उसने रीजन दिया होगा, आपके पास वो रीजन होंगे, उस रीजन को देखते हुए आप बताएंगे कि वो रीजन वैलिड है या नहीं। समझ आ रही है? और देखिए आपके लिए भी जरूरी है, कल को आपका लॉयर आपको निकाल सकता है। अब एक छोटी सी बात है, मैं टिप मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, मतलब अपार्ट फ्रॉम दिस कोर्स, तरीका वारदात बता रहा हूँ मैं आपको, एम्प्लॉयर कैसे निकालता है। एम्प्लॉयर आपको निकालेगा, अच्छा आपने वो पढ़ा था, हाँ अभी याद आया, बात चल रही तो उसको वो कंस्ट्रक्टिव डिसमिसल। कोई बताएगा मुझे कंस्ट्रक्टिव डिसमिसल का मतलब? उसको इतना तंग करें, इतना तंग करें, इतना तंग करें, इतना तंग करें कि खुद ही नौकरी छोड़ के, बोलो, अब जब वो नौकरी छोड़ के चला गया, मिसाल के तौर पे
एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को तंग किया, उसकी तनख्वाह सही टाइम पे नहीं दे रहा, उसको डांट रहे हैं, उसका प्रमोशन नहीं लग रहा, उसका जो है टाइम फ्रेम सही डिसाइड नहीं हो रहा, उसका आपके सामने उसको डांट रहे हैं वगैरह वगैरह, बहुत तंग किया एम्प्लॉयर ने, तंग आके एम्प्लॉय खुद छोड़ के चला गया। अब इंसानी साइकी है कि जब वो उस प्रेशर वाले माहौल से निकलता है, टॉक्सिक माहौल से निकलता है, तो थोड़ा सा रिलैक्स होता है। जब रिलैक्स हो तो उसका अंदाज हो, यार ये क्या मैंने गलती करी, मैं खुद क्यों अपनी नौकरी छोड़ के आ गया, सारी गलती तो मैनेजर की है। फिर वो वकील के पास जाएगा, वकील साहब ये मैंने गलती कर दी, वकील कहेगा कोई बात नहीं, अब आप केस कर दें। क्या केस करूं, आप बोले कंस्ट्रक्टिव डिसमिसल। तो अब F4 बताएगा कंस्ट्रक्टिव डिसमिसल केस कैसे होगा। मसलन वो बोलेगा अब आप रीजन, लेकिन सर अब मैं यहाँ एक प्रैक्टिकल टिप दे रहा हूं, आप साबित कैसे करेंगे ये सब कुछ हुआ आपके साथ गलत। तो इसका हल ये है कि जब आप ऑफिस में जॉब करें तो अपने पास सारी डिटेल्स रखें। होता क्या है, अब यहाँ प्रैक्टिकल टिप शुरू हो रही है, मैं आपको समझा रहा हूँ ना, ये लॉ एमसीक्यू से ऊपर का सोचें, लाइफ का सोचें। तरीका क्या होता है, एक दिन सुबह आप जाएंगे, आईटी वाला आपसे कंप्यूटर मंगा लेगा, या एचआर वाला आपको बुलाएगा और पहले आपसे लैपटॉप मांगेगा, आप उसको लैपटॉप देंगे, वो लैपटॉप लेगा और आपको टर्मिनेशन का लेटर पकड़ा देगा। ये लैपटॉप क्यों लिया पहले, क्योंकि लैपटॉप में वो सारी ईमेल्स हैं जिसमें आपने उसको बोला था भाई मेरी प्रमोशन कर दो, उसने आपको बिला वजह डांट रहा था, आपको गलत रीजन दे रहा था, वो सारे एविडेंसेस उस ईमेल कॉन्वर्सेशन में थे जो आपकी और कंपनी के दरमियान हुई, और वो सारी सेव या तो कंपनी के सर्वर के ऊपर है या लैपटॉप के ऊपर है, वो पहले लैपटॉप ले लेते हैं। तो अगर आपको लगता है आपके साथ कुछ गलत हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप उसके स्क्रीनशॉट लेके या ईमेल्स को फॉरवर्ड करके, मिसाल के तौर पे एक ईमेल बॉस से आई, ठीक है, आपको लगता है यार ये कल को मेरे साथ गलत हो रहा है, ये ईमेल काम आ सकती है, उसको आप फॉरवर्ड कर लें अपने उधर, जो अपना ईमेल याहू का अकाउंट है, जीमेल का अकाउंट है, तो सब चीजें जमा करके रखें। अगर आपको लगता है समथिंग इज फिशिंग ओवर देयर, नहीं हो रहा तो फिर ठीक है, सब कुछ सही चल रहा है तो अल्लाह अल्लाह शुक्र, तो स्क्रीनशॉट लेके रख लें, समझ रहे हैं बात को। तो ये अब अहमियत का अंदाज होगा आपको स्क्रीनशॉट्स की। बहरहाल बहुत सारे फड्डे हैं इस एम्प्लॉयमेंट लॉ में, तफसील से पढ़ेंगे, ठीक है ना, अभी तो मैंने आपको ओवरव्यू दिया है। नेक्स्ट हमारे पास है मेरे भाई एजेंसी लॉ। देखें, टोयोटा जापान पूरी दुनिया में गाड़ियां बेचता है, हाँ या ना, Yes. खुद नहीं बेच सकता, वो खुद क्यों नहीं बेच सकता, और वो जापानीज आती है, आप पूरी दुनिया के लोगों की लैंग्वेज अलग है, फिर टाइमिंग अलग है, जापान में जब सुबह होती है बाकी दुनिया में रात होती है, कहीं पे सुबह होती है कहीं दोपहर होती है, तो कैसे कंट्रोल करें, हाँ सर कैसे, बाकी बात तो कैसे कंट्रोल। तो आप देखें जगह जगह शारा फैसल पे, हर रोड, बड़ी रोड के ऊपर एक एक शोरूम खुला होता है, उस पर लिखा होता है ऑथराइज्ड डीलर, देखा है आपने, होंडा ऑथराइज्ड, टोयोटा ऑथराइज्ड डीलर, नहीं देखा आपने। तो वो कौन होते हैं, एजेंट्स होते हैं, कौन होते हैं। तो याद रखें दुनिया में कॉन्ट्रैक्ट करने के दो तरीके हैं, एक तरीका ये कि दो लोग आपस में डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट कर लें, तो उनको चाहिए होता है कॉन्ट्रैक्ट लॉ, क्या चाहिए होता है Contract. और कुछ लोग डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, तो उनको अपने दरमियान Middle person. एजेंट, मिडिल पर्सन के तौर पे चाहिए होता है। आपने टीएस में एडमिशन लिया, Yes. खुद ही मुंह उठा के आ गए, एडमिशन ले लिया, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, तो आपके और टीएसए के दरमियान मैटर का किस पे चला, Contract. कॉन्ट्रैक्ट लो। आपको ऑस्ट्रेलिया में किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो क्या करते हैं लोग ऑस्ट्रेलिया में एडमिशन लेने के लिए, एजुकेशन कंसल्टेंट, वीजा कंसल्टेंट, उसको हायर करते हैं, क्यों, उसको लैंग्वेज का पता है, जर्मनी में तो लैंग्वेज बिल्कुल अलग है, उसको यूनिवर्सिटीज का पता है, उसको वीजा सर्विस का पता है, उसको हॉस्टल का पता है, उसको ये पता है कि अगर आप वहां ऑस्ट्रेलिया में पढ़ेंगे तो नौकरी कैसे करेंगे, उसके लिए कितने एम्प्लॉयमेंट आवर्स मिलेंगे, आपको वीकली आवर्स मिलते हैं, भाई इतने घंटे आप काम कर सकते हैं। सर ये सारी बातें तो मुझे नहीं पता, हाँ तो नहीं पता तो कंसल्टेंट को बीच में रखो, तो फिर एक नया बंदा आ गया, एजेंट, कौन आ गया, तो फिर हमें लॉ भी चाहिए उसको कंट्रोल करने के लिए, एजेंसी लॉ। तो फिर कौन होता है सर, अब आप कहेंगे जो हमारी टोयोटा वाली एग्जांपल थी, तो टोयोटा की एग्जांपल में टोयोटा है प्रिंसिपल, और जितने ऑथराइज्ड डीलर हैं ये कौन है, एजेंट्स, और आप जो गाड़ी खरीदने गए हैं वो है थर्ड पार्टी। तो लॉ ये रिलेशनशिप बिल्ड करता है, प्रिंसिपल, एजेंट, थर्ड पार्टी। टोयोटा ऑथराइज्ड डीलर और बायर, टोयोटा ऑथराइज्ड डीलर बायर, टोयोटा एजेंट, ओ सॉरी प्रिंसिपल, एजेंट और थर्ड पार्टी। समझ में आ रही बात। इश्यूज में क्या आते हैं, एजेंट ने झूठ बोल दिया तो क्या होगा, अच्छा कल को गाड़ी खराब हो गई, एक सादा सादा सवाल,
कल को गाड़ी के इंजन में काम निकल आया, किसको पकड़ेंगे आप? Agent. बाय डिफॉल्ट लॉ कहता है प्रिंसिपल जिम्मेदार है। देखिए ना कितना जरूरी है लॉ पढ़ना। जी बेटे, क्योंकि मैन्युफैक्चर टोयोटा ने किया, तो लॉ ये कहता है जब भी थर्ड पार्टी यानी कि गाड़ी खरीदने वाला गाड़ी से खुश नहीं है तो बाय डिफॉल्ट वो किस पे केस करेगा? Principal. प्रिंसिपल पे केस करेगा। लेकिन कुछ स्पेशल कंडीशन ऐसी हैं, 4 हैं। कितनी है? Char. फिर उस सिनेरियो में प्रिंसिपल जिम्मेदार नहीं होगा, बल्कि Agent. वो 4 सिनेरियोस पढ़ेंगे। तो बाय डिफॉल्ट प्रिंसिपल जिम्मेदार, बट इन सम केसेस एजेंट जिम्मेदार। वो सम केसेस क्या है वो पढ़ेंगे। फिर उन सब केसेस के लिए पहले हम वो पढ़ेंगे जो मैं आपसे कह रहा था ना, कोर्ट केसेस, ये जो। Yes. ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास एरिया है पार्टनरशिप लॉ। पार्टनरशिप लॉ क्या कहता है मेरे भाई? जब 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर कारोबार करते हो, तो आपको पता ही बचपन से, उसको पार्टनरशिप कहते हैं। अब पार्टनरशिप में प्रॉफिट कैसे बटेगा? Agreement. Relative जितना जो अग्री करे आपस में, और अग्री ना किया उस वक्त अग्री नहीं किया जितने भी shared तो इक्वल। तो लॉ कहता है भैया अग्रीमेंट करते हुए तय कर लें कौन कितना प्रॉफिट रखेगा। आपने तय नहीं किया तो कोर्ट तय करेगा। और कोर्ट क्या बोलता है? कल को कोई बोले डॉक्टर साहब मैंने तो बड़ी इन्वेस्टमेंट की थी, इसमें मैंने पैसे ज्यादा लगाए, जज कहेगा फिर भी इक्वली मिलेगा। एक बोलेगा जज साहब मैंने टाइम बहुत दिया, जज को फिर भी इक्वल मिलेगा। एक वो जो बोलेगा जज साहब मैं आपको पता है इन्होंने पैसा डाला है, आपको पता है इतनी महंगी रेस्टोरेंट की जगह मैंने दी पार्टनरशिप को, जज कहेगा फिर भी इक्वल मिलेगा। तो आप कहेंगे यार ये क्या बात हुई? आप बोलेंगे यही बात हुई, लॉ पढ़ते ना पहले। फिर मसला नहीं, तो आपने क्यों नहीं पढ़ा ट्रैफिक लॉ कह रहा, पार्टनरशिप लॉ। वो मेरे समय आगे की बात मेरे दिमाग में आ गई कि जब आप गाड़ी सड़क पे लाते हैं तो आपसे अज्यूम कर लिया जाता है कि आपको ट्रैफिक लॉ का पता है। सो व्हेन यू डू पार्टनरशिप्स, एक लफ्ज सुना कभी आपने, इग्नोरेंस ऑफ लॉ। आगे आज सबने कसम खाई नहीं शोर करेंगे। इग्नोरेंस ऑफ लॉ, नो एक्सक्यूज। नहीं सुना? No. नहीं सुना। इसका मतलब पता है किसी को? इग्नोरेंस, और सुना नहीं तो मतलब कहां से बताओ? इग्नोरेंस ऑफ लॉ नो एक्सक्यूज का मतलब यह है कि किसी इशू पे आप ये कह के अपनी जान नहीं छुड़ा सकते कि मुझे लॉ का नहीं पता। क्या मतलब? एक आदमी गाड़ी चला रहा है, ट्रैफिक पुलिस वाले ने रोका, भैया आपने क्या गड़बड़ गलती कर दी, ओहो सॉरी मुझे तो पता ही नहीं। लॉ कहेगा भाई साहब जब आप ट्रैफिक सड़क पे आए, जब आप गाड़ी चलाई, तो हम अज्यूम कर लेंगे कि आपको लॉ का पता है। तो आप ये क्या क्या, इसी तरह जब आप बिजनेस करेंगे तो हम ये अज्यूम कर लेंगे आपको बिजनेस से रिलेटेड लॉ का पता होगा। इस चैप्टर का नाम, सब्जेक्ट का नाम क्या है? कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉ। तो जब आप ऑर्गेनाइजेशन में आएंगे, बिजनेस में आएंगे, तो लॉ कहता है हम ये अज्यूम कर बैठे हैं कि आपको लॉ का पता है। ये कह के आप जान नहीं, अच्छा अच्छा मुझे तो पता नहीं था कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट का ये फर्क है, ये कह के आप जान नहीं, पता आपको बहुत अहम बात है, इसलिए लॉ पढ़ाते हैं। खैर, सो पार्टनरशिप लॉ में बहुत सारे पढ़ने हैं, पार्टनर कैसे करेगा वगैरह वगैरह। पार्टनरशिप की 3 टाइप्स हैं और तीनों टाइप के लिए लॉ अलग अलग है। मसलन एग्जाम में आपसे सवाल करे कि एक पार्टनर मर गया, पार्टनर अब क्या होगा? पार्टनरशिप चलेगी या बंद होगी? चलेगी। इसका जवाब ये है, इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ पार्टनरशिप। इट डिपेंड्स ऑन द, कुछ टाइप ऑफ पार्टनरशिप ऐसी है इसके अंदर अगर पार्टनर मर जाता है तो पार्टनरशिप खत्म हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है। कुछ टाइप ऑफ पार्टनरशिप ऐसी है कि अगर पार्टनर मर गया तो पार्टनरशिप नहीं बंद होती, पार्टनरशिप चलती रहती है, पार्टनर का हिसाब करके उसके घर वालों को दे देता है। सो अगर इफ द एग्जामिनर आस्क यू ये पार्टनर के मरने के बाद क्या होगा, तो आप उस सवाल में अंदाजा लगाएं कि ये कौन सी टाइप ऑफ पार्टनरशिप है, उसके हिसाब से आप जवाब देंगे। इफ इट इज एलएलपी, मैं आपको हल्का सा बता दूं, एलएलपी है एक टाइप ऑफ पार्टनरशिप है, लिमिटेड लायबिलिटी, तो वहां पे पार्टनरशिप बंद नहीं होती। तो आपको जज करना पड़ेगा उस सवाल के डेटा से, वो खुद सामने सामने थोड़ी बोलेगा आपको, उस सवाल के डेटा से। जैसे मिसाल के तौर पर उस सवाल में पार्टनर को मेंबर कहा गया है, तो एलएलपी के अंदर पार्टनर को मेंबर कहते हैं, आप वहां से पकड़ेंगे। अच्छा लफ्ज मेंबर इस्तेमाल किया है, इसका मतलब है कि ये एलएलपी है। और एलएलपी में अगर पार्टनर यानी कि मेंबर मर जाता है तो पार्टनरशिप बंद नहीं होती, चलती रहती है। कोई सवाल? No. उसके बाद है मेरे भाई कंपनी लॉ, और ये इतना बड़ा है कि स्टडी हब के 19 में से 9 10 11 12 10 चैप्टर कंपनी लॉ पे।
10 out of 19 chapters covers company law, क्योंकि दुनिया की तमाम सक्सेसफुल और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन लिमिटेड कंपनीज ही होती हैं। तो इस पे बहुत अब इसकी मैं ओवरव्यू क्या दूं, बस समझे कंपनी बनने से लेकर चलने तक, चलने से लेकर बंद होने तक पूरा कंपनी लॉ में 10 चैप्टर है, 10 आउट ऑफ 19। इसका मतलब हमारे एफबीटी का तकरीबन 50-55% जो है ना वो कंपनी लॉ। इसका नाम ही, सब्जेक्ट का नाम ही कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉ। कॉर्पोरेट का जो वर्ड है ना वो कंपनी लॉ को रिप्रेजेंट करता है। समझ आ रही है बात? सो कंपनी बनती कैसे, उसका फॉर्मेशन कैसे होती है, उसका फॉर्मेशन का प्रोसेस है, पूरा फॉर्मेशन प्रोसेस है। डायरेक्टर कैसे अपॉइंट होते हैं, डायरेक्टर के पूरे अपॉइंटमेंट का पूरा प्रोसेस है। ये मैं 1 मिनट टाइम दे दूंगा, रुक जाए जरा बेटा, रुक जाए। डायरेक्टर कैसे अपॉइंट होते हैं, ऑडिटर कैसे अपॉइंट होते हैं, डायरेक्टर को निकाला कैसे जाता है, ऑडिटर को निकाला कैसे जाता है, डायरेक्टर कैसे काम करेगा, ऑडिटर कैसे काम करेगा, वगैरह वगैरह वगैरह। शेयर कैसे इशू होंगे, डिविडेंड कैसे देंगे। आपने सुना होगा शेयर कैपिटल इशू। शेयर कैपिटल आपको पता है कैंसिल भी हो जाता है, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल कहते हैं, उसका पूरा प्रोसेस है। यानी कि शेयर कैपिटल बन गया, अब हमें किसी वजह से लग रहा है वो सही नहीं है, उसको रिड्यूस भी कर सकते हैं, उसका पूरा तरीका है। फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैसे बनती है, पब्लिक लिमिटेड कैसे बनती है, मीटिंग्स कैसे होंगी कंपनी की, जनरल मीटिंग सुना होगा ना आपने, उसका पूरा एक प्रोसेस है। कंपनी अगर फाइनेंशियली परेशान हो तो उसका क्या हाल है, ठीक है जी। तो बहुत तफसीली है, बहरहाल इसको तो हम अभी 10 चैप्टर है, उसको मैं क्या बताऊं। चैप्टर सॉरी नेक्स्ट एरिया हमारे पास फ्रॉडलेंट एंड, जैसा कि उस बच्चे ने पूछा था कि कॉर्पोरेट फ्रॉड्स के हवाले से, तो ये बहुत अहम एरिया इसलिए है क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। मसलन छोटी सी एक मिसाल है, एक जुर्म है, बहुत सारे जुर्म ऐसे जो हमें पता ही नहीं जुर्म है, जैसे इनसाइडर डीलिंग। किसी को पता है इनसाइडर डीलिंग क्या होता है? एनी एक जनरल सा आइडिया? क्योंकि ये इसलिए उन जराइम में से एक है इनसाइडर डीलिंग जिसको लोग यूजली जुर्म नहीं समझते। हाँ, इनसाइडर डीलिंग ये है कि अगर कोई पब्लिक लिस्टेड कंपनी, कौन, पब्लिक लिस्टेड कंपनी के अंदर अंदर की कोई ऐसी खबर, पब्लिक लिस्टेड कंपनी से मुताल्लिक, पब्लिक लिस्टेड कंपनी किसको कहते हैं, जो स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है। तो ऐसी कंपनी जो स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है, उससे मुताल्लिक कोई ऐसी खबर जिसके जानने से शेयर प्राइस पे असर पड़े, जिसके जानने से शेयर प्राइस पे असर पड़े, शेयर कम या ज्यादा हो जाए, उस खबर का किसी और के साथ शेयर कर देना, इसको कहते हैं इनसाइडर डीलिंग। मसलन आपको वहीं से पता चल गया इलॉन मस्क रिजाइन करने वाला है, अभी किसी को नहीं पता ये बात अगर आपने किसी को बताई, क्योंकि जैसे इलॉन मस्क रिजाइन करने का करेगा नहीं, ऐलान करेगा, टेस्ला के शेयर गिरना शुरू हो जाएंगे। खबरों से भाई शेयर गिर जाते हैं। वो 6 राफेल गिरे थे उनके, और राफेल कंपनी के ना जहाज जहाज गिरे, उधर शेयर गिर गए। समझ में आ रही बात? इतना वॉलेटाइल होती है मार्केट। आईफोन 17 लॉन्च से पहले एप्पल के शेयर हिलना शुरू हो गए थे, शेयर प्राइस पढ़ा होगा ना आपने, और गिरे भी। उस वक्त तो लॉन्च ही नहीं हुआ था, लॉन्च से पहले ही हिलना शुरू हो गए थे। मार्केट इतनी वॉलेटाइल होती है, तो लिहाजा लॉ ने ये रूल बनाया कि भाई साहब कोई खबर इधर से उधर नहीं करेंगे आप। चूंकि खबर इधर से उधर करेंगे तो उससे मार्केट हिलेगी, फ्लक्चुएट करेगी, लोगों को नुकसान होगा, तो क्या जरूरत है खबरें इधर से उधर करने की। 7 साल तक, 7 साल कैद सजा भी हो जाती है, 8-8 साल, 6-6 साल, 5-5 साल कैद की सजा है, और जुर्माना अलग है। ये इनसाइडर डीलिंग ये कोई छोटी बात नहीं है, बड़ा मसला है। फिर बहुत तफसील से हम पढ़ेंगे ब्राइबरी। अब उन्हें ब्राइबरी तो सिंपल है, रिश्वत देना, भाई बहुत इसके अंदर चीजें हैं। ब्राइबरी आपको पता है लॉ ये कहता है, ब्राइब, रिश्वत लेना भी जुर्म, देना भी जुर्म। तीसरी बात सुने बड़ी अहम, रिश्वत ले और दे रहा है किसी कंपनी में, कोई मैनेजर चुप करके बैठा हुआ है, ना रिश्वत ले रहा है ना दे रहा है, ये भी मुजरिम है। ये मैं तो भाई, मैं तो ना ली ना दी, हाँ तो तुम बैठे हुए क्यों? क्या मतलब? तुमने रोकने के लिए कोशिश क्यों नहीं करी? तुम भी ब्राइबरी के मुजरिम हो। फिर अगला सवाल, वो क्या करें? फिर अगला टॉपिक 6 प्रिंसिपल है हमारे पास ब्राइबरी के। अगर आपने वो 6 प्रिंसिपल लिए फिर भी ब्राइब हो गई, फिर वो आपकी जिम्मेदारी खत्म। आप कोशिश तो करते हैं ना, ये लॉ ये पूरा हो रहा है। फिर कंपनी जब बंद होती है
कंपनी के बंद होते हुए बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं। जब कंपनी बंद होती है फ्रॉड्स होते हैं, जैसे बच्ची कहती है ना कॉर्पोरेट फ्रॉड्स होते हैं। कंपनी के अंदर हुआ ये कि कंपनी बंद हुई, उस कंपनी के 15 प्लॉट्स थे। क्या थे? 15 प्लॉट्स थे। फिर कंपनी जब लिक्विडेट हुई तो डायरेक्टर ने 14 प्लॉट आइडेंटिफाई किए, एक प्लॉट ही गायब कर दिया, ओमिट, गायब ही कर दिया। ऐसे बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं। फ्रॉड एक्ट एक छोटा सा है, वो हम वो पढ़ेंगे, ठीक है। फाइनेंशियल रिपोर्ट ये वो पढ़ेंगे, मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग समझते हैं? Yes, sir. काले पैसे को सफेद करना। अब काले पैसे का मतलब हमेशा हराम का पैसा नहीं होता। काले पैसे का मतलब ये नहीं होता हमेशा इलीगल। काले पैसे का एक मतलब ये भी है कि पैसे तो लीगल है, टैक्स नहीं दिया। इन्होंने 100 रुपए कमाए, 100 रुपए 5 रुपए टैक्स देना था, इन्होंने नहीं दिया टैक्स, ये भी ब्लैक मनी है। लेकिन इसका इसकी जोन छोटा है तो उस पर सजा भी छोटी है। एक आदमी ने स्मगलिंग करके 100 रुपए कमाए, अब लॉ कहेगा भाईजान ये तो ज्यादा ही ब्लैक हो गया है। नहीं, टैक्स पे कर दिया, लेकिन टैक्स पे करने से क्या होता है? इलीगल मनी पे वैसे भी टैक्स पे हो नहीं सकता। जब आप जाके बताएंगे हुकूमत पाकिस्तान को मुबारक हो, मिठाई खाएं, क्यों? आपके भाई का स्मगलिंग का कारोबार चमक पड़ा है और ये मैं टैक्स दे रहा हूँ, इस तो एक्सेप्टेड नहीं होता, आपको अंदर कर दे। तो यूजली वो इस पे तो पैसे जाते नहीं। कोई सवाल इसमें किसी का? No. तो ये हमारा हो गया एक ओवरव्यू, ठीक है ना। ये बहुत कुछ है इसमें, इट्स वेरी हैपनिंग, इट्स वेरी रिलेटेड टू योर लाइफ। मेरे ख्याल से जितनी बातें हमने की सब आपकी लाइफ पे कहीं ना कहीं इफेक्ट होती है, तो इसलिए प्लीज इसको जरा सीरियस लें। एग्जाम फॉर्मेट अगर हम बात करें, इट्स अ 2 आवर CBE बेस्ड एग्जामिनेशन। जैसे आप FA1 MA1 MA2 F2 की डेट लेते थे, इस तरह F4 की भी डेट लेंगे, वो तरीका आपको पता ही है। एग्जामिनेशन के अंदर एक सेक्शन ए आएगा पहले, उसके अंदर 25 सवाल होंगे 2-2 मार्क्स वाले। फिर 20 सवाल होंगे 1-1 मार्क वाले। 1 मार्क वाले सवाल वो होते हैं जिसमें 3 ऑप्शन होते हैं, वो भी 1 मार्क का होता है। ट्रू फॉल्स भी 1 मार्क का होता है। जब आप सवाल देखेंगे 4 ऑप्शन है तो ये 2 मार्क्स वाला है, 3 ऑप्शन है तो ये 1 मार्क वाला है, या ट्रू फॉल्स भी 1 मार्क का होता है। तो दिस इज सेक्शन ए। फिर आपका आएगा सेक्शन बी, उसमें 5-6 मार्क वाले MTQs होंगे। पता ना आपका MCQ और MTQ? देखिए MTQ अलग से कोई चीज नहीं है, मैं हमेशा FBT में भी समझाता हूँ, अभी भी समझा रहा हूँ। MTQ अलग से कोई से फर्क सिर्फ ये है कि MCQ के अंदर वो आपको एक नॉर्मल सा डेटा देता है और आपसे एक सवाल पूछ लेता है। MTQ में आपको एक बड़ा डेटा देता है और 3 सवाल पूछ लेता है इकट्ठे। तो इट्स जस्ट मल्टीपल टास्क। तो जो MCQ कर सकता है वो MTQ भी कर सकता है, और जो पढ़ता नहीं है MCQ नहीं, MTQ की अलग से कोई तैयारी नहीं। इट इज जस्ट अ फॉर्मेट ऑफ आस्किंग अ क्वेश्चन। सवाल पूछने का एक अंदाज है, एक अंदाज है MCQ, एक अंदाज है MTQ, उसकी अलग से कोई पढ़ाई के हवाले से तैयारी नहीं। ठीक है। ये F4 के जो CB एग्जाम है, वो स्पेसिमेन एग्जाम है ACCA की वेबसाइट पे, उस पे MTQs भी हैं, प्रैक्टिस MTQs। एक तो स्पेसिमेन एग्जाम के अंदर होंगे और वैसे एक्स्ट्रा MTQs वो भी आप करिएगा, ठीक है। ये तो हो गया, अल्लाह आपका भला करे, एग्जाम फॉर्मेट। अच्छा, अगली बात, वो मैं आपको वो प्रैक्टिस गेमिफिकेशन में करके बता दूं। आज का चूंकि हमने एक सिंपल सा मैंने एक टेस्ट बनाया है, टेस्ट, ठीक है ना, जो कुछ हमने अभी डिस्कस किया उसका मोटी मोटी उसमें, और है भी आसान रखा है ताकि आपको समझ में आ जाए वो हाउ इट वर्क्स। ठीक है, तो आप लोग काम करें, आप सब लोग अपने पास कंप्यूटर जो आपके सामने है उस पर गूगल खोल लें। जिसके सामने कंप्यूटर काम नहीं कर रहा वो रीपोजिशन हो जाए, किसी कंप्यूटर जहां चल रहा है वहां जाके बैठ जाए। जो बच्चे ऑनलाइन बैठे हुए हैं वो भी अपने पास गूगल खोल लें किसी नए उसके ऊपर, टैब के ऊपर। पासवर्ड ये है, पासवर्ड पास
जो लोग ऑनलाइन बैठे हुए हैं वो गूगल एक नए टैब पे खोल लें, फिर मैं बताता हूँ क्या करना है उनको। आपका डेटा नहीं चल रहा बेटा? जिनका कंप्यूटर नहीं चल रहा कौन है? डेटा भी नहीं है? सब लोग अपने गूगल के ऊपर ये वेबसाइट खोलें, गूगल पे लिखें kahoot.it, ये लिखा हुआ है स्क्रीन पे देखें, स्क्रीन पे देखें। बस जो मैं कह रहा हूँ वो करें और कुछ बाकी छोड़ दें बातें। काहूट ओपन हो गई वेबसाइट सबके पास? उसके अंदर फिर गेम पिन लिखा हुआ आ रहा है, उसके अंदर गेम पिन डालें और अपना वो नाम लिखें जो आपके अम्मी अब्बू ने रखा है। हाँ, तो पिछले गेम में ना वो एक ब्रूस वेन आ गया था, तो खुदा के बाद सस्ते बैटमैन से गुजारिश है कि अभी ना आए, तो वही नाम, तो मैं वो नाम रिमूव कर दूंगा अगर कोई और नाम आया तो। निकनेम नहीं, बस मैंने कहा ना जो आपने जो आपका नाम है जी, आपको घर वाले जो कहते हैं। भाई लिखा हुआ है ना स्क्रीन पे, देखे ना ये क्या लिखा हुआ है, ये नहीं नहीं, बस इसको छोड़। भाई शक्ल से कुछ नहीं होता, जेब में नोट कितने हैं दुनिया ये देखती है। क्या हो बेटा? है थोड़े ना इस पे चलाए ना, वो चलाएंगे सर, चलाएंगे। ऑनलाइन वाले भी ज्वाइन कर लें। आप ज्वाइन हो बेटा?
अगली क्लास से कोशिश करें आप लोग डेटा करवा लेना अपने मोबाइल में, तो ये चक्कर ही खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है, डिपेंडेंसी अपनी खत्म हो गई। ठीक है, सब आ गए? अच्छा जी, होगा ये कि आपकी स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन आएगा, एक तरफ टाइम, लेफ्ट साइड पे टाइम चल रहा होगा, नजर आ जाएगा आपको, कम होता हुआ बैकवर्ड 20 सेकंड्स। अभी चूंकि ये सैंपल है तो हमने 20 सेकंड रखा है क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आज की चूंकि डेमोन्स्ट्रेशन है तो उसमें बहुत टफ क्वेश्चन होंगे, सिंपल सिंपल सवाल होंगे ताकि आपको मिल जाए। दो तो आपको जो पॉइंट्स मिलेंगे वो दो बेस पे मिलेंगे। नंबर एक, आप सही आंसर देते हैं और कितना जल्दी। दो बच्चे अगर आंसर देते हैं और सही आंसर देते हैं तो ज्यादा पॉइंट्स उसको मिलेंगे जिसने जल्दी आंसर दिया। मसलन अगर आप फौरन आंसर दे देंगे तो 1000, थोड़ा सा लेट हुए 900, और लेट हुए 800, लेट होते जाएंगे पॉइंट्स कम होते जाएंगे। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा रिश्ते कम होते जाएंगे। लिहाजा असूल ये है कि टाइम पे क्वालिफाई कर ले। समझ रहे हो बात को? तो टाइम पे जवाब देना, वरना रिश्ते कम होते जाएंगे और फरिश्ते करीब होते जाएंगे। समझ में आ रही बात? क्या बात। पेन बेटा ये रहा, ये लिखा हुआ ना, ये 476690। और ये पेन अभी काम करेगा, खाली रिकॉर्डिंग में आप देखेंगे तो ये आप उस वक्त ये गेम काम नहीं करेगा। लिहाजा जो लोग फेस टू फेस नहीं आएंगे, लाइव भी नहीं आएंगे, उनको सिर्फ रिकॉर्डिंग मिलेगी, फिर वो गेम में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते क्योंकि ये लाइव गेम का पेन है। ये बाद में आप काहूट की वेबसाइट खोल के इस पे पेन डालेंगे तो चलेगा नहीं, ठीक है? तो इसलिए फेस टू फेस ये लाइव क्लास लें। रिकॉर्डिंग फिर रिकॉर्डिंग का मकसद याद रखें, रिवीजन है। रिकॉर्डिंग पढ़ने के लिए नहीं होती, रिवीजन के लिए होती है। आप लोग तो फेस टू फेस स्टूडेंट्स हैं, आप लोग क्यों रिकॉर्डिंग पे जा रहे हैं? मजबूरी है तो एक अलग बात है। हो गया बेटा? इंटरनेट नहीं चल रहा? क्या बोल रहा? आज पहला है ना इसलिए टाइम लग रहा है, नेक्स्ट टाइम तो आपको पता होगा तो आप कर लेंगे जल्दी। सही भाई, आ गया बेटा, चलो भाई। क्योंकि हमारी इंट्रोडक्टरी लॉ क्लास है ये। जिसके डेटा तेज चल रहा होगा दो दो लोग हैं, सोचे जा रहे हो, सोच क्यों रहे? जवाब दे दें। ऑनलाइन तो नहीं है? ऑनलाइन वाली लंबी नहीं करा वो, जब तक उसको या तो आंसर पूरे मिल जाए या 20 सेकंड। ठीक है जी। सो प्राइमरली हमारे F4 पढ़ने का मकसद एक ऐसा अकाउंटेंट बनना है जिसको लॉ की, ठीक है जी, इस तरह सही आप आंसर क्लिक करेंगे और ये बताएगा, फिर ये बताएगा ये सब एक का गलत हुआ है। एक्सपर्ट अकाउंटेंट, एक्सपर्ट अकाउंटेंट बनना मकसद नहीं है, ऐसा अकाउंटेंट जो कि लॉ के पर्सपेक्टिव से हो। ठीक है जी भैया, ये ऐसे पोले नहीं खोलने प्लीज। और जनाब इस तरह से स्कोर आएगा, लीडर बोर्ड आएगा। फैजान कौन है? फैजान ने सबसे पहले आंसर दिया, उसके बाद जैनब कौन है? जैनब ही आ गई। दाऊद, ये दाऊद ही आ गए। तैयबा, तैयब, सॉरी 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 सॉरी, तैयब, तैयब कौन है? तैयब ही आ गए। और मरियम कौन है? ये मरियम बच्चा आ गया। ठीक है भाई, कोई सवाल? अगला क्वेश्चन, ये 15 सवाल है तो जल्दी कर लेते हैं। इंग्लिश लीगल सिस्टम जो पहला डिस्कस किया था ना मैंने, ELS, इंग्लिश लीगल सिस्टम। बोले नहीं खामोश। मैंने कहा था ELS में कोर्ट हायरार्की भी पढ़ेंगे, लॉ का मेकिंग प्रोसेस भी पढ़ेंगे और इंटरप्रिटेशन, तो ऑल ऑफ द अबव था ना ये। तो 13 लोगों का सही है, 8 लोगों ने और तीन इन तीनों ने गलत किया आंसर। सारी चीजें बताई थी ना मैंने जब कहा था ना इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, तो ये तीनों चीजें बताएंगे मैंने, ऑल ऑफ द। देखें बिल्कुल सीरियस होके इस गेम को, इस क्विज को अटेम्प्ट करें, बातें बिल्कुल नहीं करें। और अपने अभी तो चूंकि हमारा ये बहुत सिंपल सा है, सीधा सीधा है, आगे जाके मुश्किल सवाल होंगे जाहिर है जब वो प्रॉपर हम वो पढ़ेंगे। इसलिए कि देखें 7 साल इसको पढ़ के खत्म करें और सीरियस हो जाएं। और जनाब ये बिल्कुल नए सारे लोग, याया कौन है? याया आ गए जनाब। रोहिणी, ये आ गए भाई। मेसम,
ये 4 लोग नए लीडर बोर्ड में आए। अलिशबा, अलिशबा कौन है? ये अलिशबा आ गए। फैजान अभी वही है। ठीक है जी, चलें अगला सवाल। कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं उसको जो लीगल इन्फोर्सिबल हो, जो लीगल इन्फोर्सिबल नहीं होता तो उसको Agreement. एग्रीमेंट कहते हैं। ठीक है जी, तो सही डेफिनेशन थी रेड वाली। तो 15 लोगों ने सही जवाब दिया, ये बाकी लोगों ने। देखिए अभी इतने सिंपल सवाल नहीं हो रहे भैया, एग्जाम में क्या होगा, इसलिए सीरियस हो जाए जरा पढ़ाई में। और जनाब या नंबर 1 पे आ गए। गाड़ी नेग्लिजेंस आपने चलाई, अब वो आपसे जुर्माना लेगा, दैट्स नेग्लिजेंस एंड मॉनेटरी कॉम्पनसेशन। रॉबरी वैसे भी टॉर्ट में नहीं आता, वो तो क्रिमिनल में जाता है। ठीक है भाई, बिल्कुल जी। रैंकिंग्स, बिस्मा कौन है? बिस्मा नंबर 1 पे आ गई। बख्तावर, ये तो साथ साथ बैठे हुए हैं। ये आप लोग आपस में मशवरा तो नहीं कर रहे आपस में? याया तो ये रहे, कहाँ गए याया? कौन था याया? ये रहे। मेसम कौन थे? ये तो पुराने थे, पहले से लीडर बोर्ड में थे। अलिजबा कौन थी? हैं, ये भी लीडर बोर्ड में पहले से। चलो जी, ये वो सवाल आसान हो गया, जल्दी कर लें। अब इसमें सबका सही आंसर था, एक सिवाय एक के। उन्होंने बोला एग्रीमेंट्स, वो जो गलत ऑप्शन था वो डिस्कस कर। अच्छा, हम इसमें ना ऑप्शन भी डिस्कस करेंगे, गलत है तो क्यों गलत है। एग्रीमेंट्स आर फोर्स्ड बाय लॉ एंड कॉन्ट्रैक्ट्स नीड्स टू बी साइन। ये तो ये जुमले गलत हो गए। एग्रीमेंट्स आर फोर्स्ड बाय लॉ, एग्रीमेंट्स आर नॉट फोर्स्ड बाय लॉ। और दूसरा था कॉन्ट्रैक्ट नीड्स टू बी साइंड, ये भी गलत है। जब कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे तब बताऊंगा आपको मैं। लॉ ऑफ टॉट 4 लोगों के नजदीक, येलो वाला जो, द लॉ दैट अलाउज एन ओनर टू चूज अ माइक्रोचिप देयर पेट। मतलब ये कौन से सस्ते नशे करने का ये अंजाम है? मतलब अब मैं पूछ भी नहीं सकता ये कौन है, वो बताएगा भी नहीं। मतलब अपने पेट पे माइक्रोचिप आप लगा सकें, दिस इज लॉ ऑफ टॉट। ये कहाँ आप मिल रहे भाई कि यार ये क्या हो रहा है? व्हाट इज दिस? क्या हो रहा है यार, क्या हो रहा है? चलें जी। एम्प्लॉयमेंट लॉ उसको कहते हैं जो 18 साल से ऊपर अप्लाई। अभी तो मैंने बहुत आसान आसान रखे हैं, ये तो बहुत आसान है। प्रेशर है नहीं ये बेटा, करने यार क्या प्रेशर यार, बताया मैंने, ये तो सिंपल है। अभी कौन सा फेल हो रहा है, अल्लाह ना करे। बोला हाथ कौन है?
आज भी आ गए टॉप 5 में भाई साहब। सबसे फास्टेस्ट फिगर फर्स्ट। ये तो सही होना चाहिए। आगे कितनी लाइन यार मैं इसमें तेज दबाया ये कौन है? 2 लोग आखिर में रहते हैं ये। इनमें ऑनलाइन तो नहीं है? कौन है? सबका ही सही है, जिन्होंने आप पार्टिसिपेट किया सबका सही है। यूके में 65 साल की उम्र में लोग रिटायर होते हैं। हमना कौन है? हमना भी आ गए टॉप 5। इसका मतलब कभी भी आप आ सकते हैं। कीप ऑन डूइंग, ठीक है, वर्किंग, मेहनत करते रहे, शाबाश। सेलर थोड़ी जरूरी, थोड़ी सेलर हो प्रिंसिपल। मालिक मकान, एजेंट और किराएदार, ये भी तो यही है प्रिंसिपल। और वो हमेशा सेलर होना जरूरी? तो प्रिंसिपल उसको कहते हैं जो एजेंट को हायर करता है। अब जरूरी थोड़ी सेलिंग पर्पस के लिए करे, परचेजिंग पर्पस के लिए भी कर सकता है, रेंटल पर्पस के लिए भी कर सकता है, डिस्काउंट के लिए भी कर सकता है। तो बहुत सारे काम है कमीशन भी पे कर रहा हैं? है जी, कमीशन तो आप कस्टमर पे करता है आमतौर पे, प्रिंसिपल थोड़ी पे करता है। जरूरी नहीं है ना, लेकिन लीगली जरूरी नहीं है। जैनब कौन है? ये आ गए। चलो भाई, तैयब कौन है? तैयब पहले भी आए थे टॉप 5 में। प्रिंसिपल एजेंट को इसलिए रखता है कि प्रिंसिपल में कोई स्किल नहीं होती। टोयोटा जापान के अंदर ये स्किल नहीं कि पूरी दुनिया में शारा फैसल पे भी रोड वो खोल रहे हैं, हर जगह जाके अपना शोरूम खोलेंगे, कैसे करेंगे? इसलिए प्रिंसिपल रखते हैं, वो एजेंट को रखते हैं। ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी डायरेक्ट पाकिस्तान में कराची में बैठे हुए बच्चों को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकती, दैट्स व्हाई दे हैव हायर्ड कंसल्टेंट्स। तो प्रिंसिपल एजेंट को इसलिए रखता है कि प्रिंसिपल में कोई स्किल लैक करती है, इस वजह से एजेंट की वो खदमात लेता है। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, द सेम गोल एंड इंटरेस्ट एज द प्रिंसिपल। कैसे हो सकता है यार? ये देखिए ना, रेड वाला कलर कैसे हो सकता है? प्रिंसिपल और एजेंट का गोल एक जैसा, इंटरेस्ट एक जैसा कैसे होता है? टोयोटा और एक इतनी बड़ी टोयोटा और एक छोटा सा ऑथराइज्ड, आपका दोनों का इंटरेस्ट सेम है, कैसे? उसको खाली कमीशन मिल रहा है, उसकी पूरी गाड़ी बिक रही है, ठीक है, सेम तो नहीं है ना। ये बता, गलत होगा बहुत सारे लोगों का। शुक्र मस्ट भी कैसे? एटलीस्ट 2% के लिए मस्ट होता ही है प्रूफ। तो 2 लोगों में जरूरी नहीं है, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। दैट्स व्हाई इट इज फॉल्स। जो 3 लोगों ने क्लिक किया है ना, असल में लॉ का मसला नहीं है, अंग्रेजी का मसला है। तैयब अब्बासी हैज अ स्ट्रीक विद 9 करेक्ट आंसर्स इन अ रो। कौन है तैयब अब्बासी? लगातार 9 सवाल इनके ठीक हुए हैं। ये भी देखना, बहुत सारे लोगों का गलत होगा। अच्छा, 7 लोगों ने लिखा है, मैं तो एक्सपेक्ट इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। ये कब आया? ये कब पढ़ाया?
फिर नॉन लिखा एज डिसाइडेड अमंग पार्टनर्स और रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। एज, इसका आंसर है एज डिसाइडेड अमंग पार्टनर, या तो पार्टनर खुद डिसाइड करें और खुद नहीं करेंगे तो इक्वली। यार इतना सिंपल आंसर आप लोग घुमा रहे हैं। थर्ड लास्ट, 3 सवाल रह गए। ये जो क्या मुझे बताएं, इतना सिंपल। येलो में लिखा हुआ है लॉज रिलेटेड टू इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कहां से आया? मतलब ये तो मैंने डिस्कस ही नहीं की बात यार, ये कहां से आई? कॉन्स्टिट्यूशन तो डिस्कस ही नहीं हुआ। आइन जिसको कहते हैं, आइन के हवाले से उसको कंपनी लॉ कहते हैं। वाह वाह। और एक ने कहा सिविल रॉन्ग डूइंग, इंटेंशनल और इंटेंशनल। बिजनेस ओन्ड बाय 2 और मोर पर्सन, ये तो पार्टनरशिप की डेफिनेशन है यार, कंपनी लॉ कैसे आ गया? तो ब्लू भी। चले भाई, कौन है बिस्मा? बिस्मा आ गई नंबर 1। चले जी, हसन अली इज बैक इन द गेम 3 इन अ रो, लेकिन अभी 5 में नहीं है वो। यार ये भी कोई कंपनी लॉ पॉलिटिकल कैसे हो सकता है यार? इकोनॉमिक, 5 लोगों ने इकोनॉमिक फैक्टर डाला हुआ कंपनी लॉ को पेस्टल के अंदर। क्या हो गया, पेस्टल नहीं पढ़ा आपने एफबीटी में? सोशल फैक्टर भी डाला हुआ एक ने। कंपनी लॉ सोशल फैक्टर कैसे हो सकता है यार? दिस वाज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन। अभी तो सिर्फ ये समझे डेमो है मेरे भाई। मरियम कौन है? मरियम भी टॉप 5 में आ गई थी। चलो भाई, लास्ट क्वेश्चन। क्या? हाँ। इस यार मतलब ये जिसने भी जीएलओ लिखा है ना और यूके, इनका अलग से क़यामत के दिन हिसाब होगा। तेजी में क्या मतलब यार? ये फौरन एकदम से ग्लो ग्लो कर दिया। तभी तुम्हारा वो है बिकॉज़ इतने बर्न कर रहे हैं। नथिंग इज पॉसिबल। चले जी, ये हमारा आज का क्विज हो गया। याया और हसन, हसन कौन है? ये 4th और 5th नंबर पे है। तू बताया नहीं। तो तुमने बताया और तुम्हें नहीं आता। चलें जी, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस? अगली क्लास में इंशाल्लाह हम अपना पहला प्रॉपर चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और जो है अल्लाह आपका भला करे, फिर ये प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, जब तक अल्लाह हाफिज। कोई सवाल है तो पूछ लें, बातें नहीं। हाँ, हमारी क्लासेस बेटा इधर सुन ले, बहुत अहम बात। हमारी क्लासेस हफ्ते में 3 दिन होंगी। पहले हफ्ते 2 दिन होंगी, उसके बाद 3 दिन होंगी। सुन ले गौर से, पहले हफ्ते 2 दिन, उसके बाद 3 दिन। जो डेज होंगे आपके वो होंगे ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे। ट्यूसडे और थर्सडे वाली क्लास ऑन कैंपस होगी, फ्राइडे वाली क्लास ऑनलाइन होगी। लाइव अपने घर से आप ज्वाइन करेंगे, ठीक है? और अगर लाइव किसी का मसला हो रहा होगा कुछ, तो फिर वो रिकॉर्डिंग सुन लेगा। कोई सवाल इसमें किसी का? क्लैश की जिम्मेदारी हमारी है, किसी भी पेपर से आपका पेपर क्लैश नहीं होगा। F7 से क्लैश हमारी जिम्मेदारी है। वो क्लास ऐसे लगाएंगे कि F4 और F7 एक टाइम पे ना आए।
अब आपने बिल्कुल ही कोई अलग पेपर उठाया हुआ तो एक अलग बात है, F7 से नहीं वो हम बच्चों को ऑफर ही ऐसे करते हैं, आप F4 F7 उठाएं, फिर हम टाइम टेबल अलाइंड होता है, और हम तो ये भी कोशिश करते हैं कि एक ही दिन F4 F7 कर दें ताकि आपकी आना जाने का टाइम भी बच जाए। आज आपकी F7 भी होगी, ठीक है ना। ऐसे कोई सवाल आप कुछ कह रहे थे भाई? कोर्स कब तक कंप्लीट होगा? कोर्स होगा मेरे भाई नवंबर की 20 तारीख। आज क्या है? 18 सितंबर, 2 महीने के अंदर इंशाल्लाह। और आप अगर साथ साथ पढ़ते रहेंगे और ये क्विज वगैरह करते रहे, किट कर लें, तो आप वो इसके खत्म होने के, सिलेबस खत्म होने के 1 हफ्ते बाद पेपर दे सकते हैं। तो भाई F7 वाले तो F7 देंगे, F4 जो जिनका खाली F4 है वो F4 दे दें, और F7 वाले F7 से फ्री होके F4 दे दीजिएगा, ठीक है। इसको लिंगर ऑन मत करिएगा। कोई सवाल पर्टिकुलरली? अल्लाह हाफिज।